आज 7 हिंदी अध्याय 61। क्या युद्ध समाप्त हो गया है? जोगलिन ने अपने सामने चिकन सूप का कटोरा एक ही घूंट में गटक लिया। यह कोई साधारण चिकन सूप नहीं था। इसमें तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियां थीं, खासकर 100 साल पुरानी जिनसेंग, जिसे बूढ़े शू ने कई सालों से संजोकर रखा था। सामान्य लोगों को इसे पीने पर तुरंत ही नाक से खून आने लगता, लेकिन जोगलिन के लिए यह बिल्कुल सही था। चिकन सूप खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका आंतरिक क्यूई रक्त मजबूत हो गया था और उसका पूरा शरीर गर्म पानी में भीग गया था, जिससे उसे अनजाने में आराम महसूस हो रहा था। जोगलिन ने मेज पर रखे व्यंजनों पर नजर डाली। उसकी आंखों में कड़वाहट का भाव था। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता गया, ये साधारण खाद्य पदार्थ उसकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते गए। अब जोगलिन ने मेज पर बैठे बाकी 4 लोगों से ज्यादा खा लिया, फिर भी इससे उसका पेट भर गया। उसकी साधना में कोई मदद नहीं मिली। लगता है मुझे जल्द ही उस काउंटी की ओर प्रस्थान करना होगा। दरअसल उथले पानी में असली ड्रैगन नहीं पनप सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटे से ब्लैक माउंटेन काउंटी में मिडिल 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट इतने कम है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे सब ग्लैमर के लिए तरसते हैं, बल्कि इसलिए कि वे यहाँ फल फूल नहीं सकते। जोगलिन ने मन ही मन आह भरी। 9वीं श्रेणी की त्वचा परिष्करण के लिए रक्त पूरक सूप की आवश्यकता होती है। 8वीं श्रेणी के कंड परिवर्तन के लिए रक्त पुनःपूर्ति गोली की आवश्यकता होती है, तथा 7वीं श्रेणी की अस्थि फोजिंग के लिए अस्थि सुदृढ़ीकरण गोली की आवश्यकता होती है। अब जबकि उसकी साधना 6ठी श्रेणी के क्यूई रक्त क्षेत्र तक पहुंच गई है, उसे उच्च श्रेणी के अमृत की आवश्यकता है। अन्यथा अपने क्यूई रक्त को पोषित करने के लिए केवल साधारण भोजन पर निर्भर रहना बहुत अधिक समय लेने वाला है। वास्तव में संसाधन, जैसा कि वे कहते हैं, साहित्य के लिए गरीबी जरूरी है, जबकि मार्शल आर्ट के लिए धन। पैसे के बिना आप मार्शल आर्ट का अभ्यास भी नहीं कर सकते। बैंग बैंग बैंग। जब परिवार खाना खा रहा था तो अचानक बाहर से घंटियों की आवाज आई। ये काउंटी सरकार के क्लर्कों की घंटी है। इस बार क्या हुआ? बूढ़े जू ने सुनने के लिए अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अराजक सेना ने शहर को घेर लिया था और हाल ही में ऐसी अफवाहें फैली थी कि काउंटी मजिस्ट्रेट शहर के सभी पुरुषों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, दुश्मन के खिलाफ शहर की दीवारों की रक्षा करने के लिए बुला रहे थे। इन विस्तृत और ज्वलंत अफवाहों ने सभी में भय पैदा कर दिया। आखिरकार ये युद्ध है, लोग मर सकते हैं। एक आम आदमी होने के नाते वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। जोगलिन ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और गंभीरता से कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है, तुम सब खाना जारी रखो। ऐसा कहकर वह उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर बजती घंटी की आवाज ने पहले ही लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित कर लिया था। सभी पुरुष, जाहिर तौर पर जोगलिन की तरह, ये देखने के लिए बाहर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। महिलाओं और बच्चों ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े और जवान आकाओं, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। विद्रोही नेता गुओ यानहुआई को पकड़ लिया गया है। कल दोपहर को उसे और विद्रोही सैन्य नेताओं को फांसी स्थल पर फांसी दे दी जाएगी। आप सभी का देखने के लिए स्वागत है। जोगलिन को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। अन्यथा उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो सोने से पहले कहानियां सुन रहा हो? विद्रोही नेता को पकड़ लिया गया है और कल उसे फांसी दे दी जाएगी। ये कैसा मजाक है? कल ही तो अराजक सेना ने शहर को घेर लिया था। कुछ दिन पहले ही शहर का दरवाजा लगभग टूट चुका था, और अब आप बताइए गुओ यानहुआई को पकड़ लिया गया है। यह मजाक बहुत ही बेतुका है। अगर यह सपना नहीं था तो फिर क्या था? न केवल जोगलिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वहां उपस्थित लोगों को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। हे जी, क्या आप सच कह रहे हैं? एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने पूछा। क्लर्क, जिसे हेड यी के नाम से जाना जाता था, ने असंतुष्ट होकर ठंडी आवाज में कहा, मैं आपसे ऐसी किसी बात के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? शहर के द्वार खुले हैं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। नहीं, अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से हाथ हिलाकर स्पष्टीकरण दिया, यह अविश्वास की बात नहीं है, ये बस अविश्वसनीय है। कुछ दिन पहले अराजक सेना अभी भी शहर को घेरे हुए थी और अचानक विद्रोही नेता को पकड़ लिया गया। ये हेड यी खिलखिलाकर हंसा और गर्व से बोला, न्यायालय की शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। विद्रोही नेता गुओ यानहुआई को पकड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा आमंत्रित एक स्वामी था। ये स्वामी एक दिव्य अस्त्र की तरह विद्रोही शिविर में घुसा और अपने हाथ के एक कोमल इशारे से हजारों का सफाया कर दिया। विद्रोही नेता गुओ यानहुआई को भी स्वामी ने बुरी तरह घायल कर दिया। हम्फ।
ये भी स्वामी की दया थी, वरना वह उसे कुचलकर मांस का पेस्ट बना देता। कुछ ही दूरी पर खड़े झोंगलिन के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ और वह शहर के द्वार की ओर मुड़ गया। दरअसल जैसा कि क्लर्क ने कहा, ब्लैक माउंटेन काउंटी के द्वार खुले हुए थे और परिचित कांस्टेबल बाहर व्यवस्था बनाए रख रहे थे। खुले मैदान में बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे और बड़ी संख्या में शरणार्थी भोजन प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े थे। जमीन पर ताजा खून के धब्बे अभी भी युद्ध के हालिया बादलों की गवाही दे रहे थे। झोंगलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, वास्तव में मानसिकता, मैंने हमेशा इस दुनिया को अपने पिछले जीवन के अनुभव के लेंस के माध्यम से देखा है, यह महसूस किए बिना कि यह पालौकिक शक्ति वाला संसार है। 7वीं कक्षा के अस्थि निर्माण क्षेत्र में हजारों कैटीज शक्ति है। 6ठी कक्षा में पालौकिक क्यूई रक्त शक्ति है। 5वीं और 4थी कक्षाओं के बारे में क्या? ऊपरी 3री कक्षा के क्यूई शोधन में किस प्रकार की शक्ति है? लगता है क्लर्क ने जो कहा वो सच ही है। शायद इसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन सच तो यह है कि एक सरदार ने सेना के बीच दुश्मन सेनापति का सिर काट लिया होगा। गुओ यानहुआई के पकड़े जाने के बाद पहाड़ी डाकू सरदारों से बनी सेना स्वाभाविक रूप से बिखर गई। झोंगलिन ने अपने माथे पर थपथपाया और खुद को इस दुनिया को अपने पिछले जीवन के अनुभव से मापने से रोका। उन्होंने अपने भीतर के स्वप्न जैसे एहसास को भी तुरंत दूर कर दिया। यद्यपि विद्रोही सेना का रातों-रात संकल्प अजीब था, लेकिन क्या यह उनकी समय यात्रा से भी अधिक अजीब हो सकता है? अपना सिर हिलाते हुए झोंगलिन घर की ओर लौटने लगा। उसके कदम कई दिनों की तुलना में हल्के थे। हो सके तो लड़ाई न करना ही बेहतर है। खैर, शांतिपूर्ण माहौल हमेशा युद्ध से बेहतर होता है। वो बस अपनी ताकत लगातार बढ़ाना चाहता था और मार्शल आर्ट्स के शिखर पर चढ़ना चाहता था। इस दौरान अधिकाधिक लोग अपने घरों से बाहर निकले और भय और संदेह से आनंद की ओर अग्रसर हुए। क्या युद्ध सचमुच खत्म हो गया है? बूढ़े जू को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये खत्म हो गया। मैं अभी शहर के बाहर से लौटा हूँ। काउंटी मजिस्ट्रेट बाहर दलिया वितरण का आयोजन कर रहे हैं। आपका मेडिकल क्लिनिक फिर से खुल सकता है। झोंगलिन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। बुढ़िया, शराब की वह प्यारी बोतल निकालो। आज मैं झोंगलिन के साथ खूब पीना चाहता हूँ। बूढ़ा जू जोर से चिल्लाया और बूढ़े जू की पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसे रोका नहीं। इस प्रमुख घटना ने उत्सव मनाने का आह्वान किया। अगले दिन विद्रोही नेता गुओ यानहुई और विद्रोही सैन्य नेताओं का पूर्वी शहर गेट के बाहर सिर काट दिया गया। लोग खुशी से झूम उठे। जहां तक गुओ यानहुई का पीछा करने वाली अराजक सेना का सवाल है, काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ लोगों को मार डाला गया, बाकी सभी को रिहा कर दिया गया। इसी समय काउंटी मजिस्ट्रेट ने भी कुछ आदेश जारी किए। उदाहरण के लिए, कई राहत केंद्रों की स्थापना करना तथा दलिया वितरित करने के लिए अन्न भंडार खोलना, झुग्गी झोपड़ियां बनाना, शरणार्थियों को इकट्ठा करना और उन्हें अनाज वितरित करना, राहत कार्य उपलब्ध कराना, शहर की मरम्मत करना। सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा और शहर जल्द ही स्थिर हो गया तथा व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई। स्थिरता और जनभावना के स्थिर होने के साथ पूरा ब्लैक माउंटेन काउंटी कठोर सर्दी को झेलने के बाद जमीन से फूटे एक कोमल अंकुर की तरह था, जो धीरे धीरे नई जीवन शक्ति दिखा रहा था। हालांकि झोंगलिन की नजर में ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन ये सच था। बूढ़े जू का परिवार भी अपने आंगन में लौट आया, क्योंकि वे हमेशा झोंगलिन के साथ नहीं रह सकते थे। काउंटी सम्मान, हफ पफ, पूर्ण स्तर के अनुभव से उसे बढ़ावा मिला। झोंगलिन ने लाल सूर्य रुख में निर्माता के स्तर को प्राप्त किया था, जो बहुत ऊपर खड़ा था, जिससे उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ जिसने दशकों तक धैर्य कौशल में प्रशिक्षण लिया था। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, उसके हाथ उसकी छाती के सामने एक आभासी आलिंगन बना रहे थे, मानो वो सूर्य को अपनी बाहों में पकड़े हुए हो। झोंगलिन से एक झुलसाने वाली आभा निकल रही थी, जिससे 3 फीट की दूरी पर भट्टी जैसा महसूस हो रहा था। यदि कोई इस समय झोंगलिन के पास ध्यान से सुने, तो उसे खून बहने की आवाज भी सुनाई दे सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, झोंगलिन के माथे पर पसीना आ गया, जिससे उसके कपड़े भीग गए, मानो उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया हो। उसके चारों ओर बहने वाला क्यूई रक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा हो, गर्म से झुलसाने वाला गर्म हो रहा हो। हफ 1 घंटे बाद झोंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुंह में गंदी हवा छोड़ी, जो शून्य में संघनित होकर कई फीट तक फैल गई। क्यूई रक्त 3 अंक बढ़ गया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इसमें सहायता के लिए कोई अमृत नहीं है, अन्यथा यह निश्चित रूप से और बढ़ जाएगा।
और मैं आगे अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इससे आसानी से शारीरिक क्षीणता हो जाएगी। झोंगलिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। लाल सूर्य रुख के अभ्यास में आज की प्रगति से कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था। दस्तक दस्तक दस्तक। झोंगलिन, जल्दी से दरवाजा खोलो, यह मैं हूं, ओल्ड झो। बाहर से बूढ़े झो की आवाज आई, जो बहुत जरूरी लग रही थी। झोंगलिन ने हैरानी से कहा, बूढ़ा झो इस समय क्यों आया? अभी तो छुट्टी का समय भी नहीं हुआ था। सोचते सोचते वो जल्दी से आंगन का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े झो, क्या बात है? बिना कोई जवाब दिए बूढ़े झो ने झोंगलिन का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगा। यह अच्छी बात है कि तुम घर आ गए। जल्दी करो, काउंटी लॉर्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे ढूंढ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? झोंगलिन और भी उलझन में था। बाहर उसकी पहचान सिर्फ एक कलाकार की थी, तो काउंटी लॉर्ड उसे क्यों देखना चाहेंगे? मुझे नहीं पता, बस जल्दी करो। काउंटी लॉर्ड को इंतजार मत करवाओ। मुझे मत खींचो। बूढ़े झो के आग्रह पर दोनों शीघ्र ही काउंटी सरकार के पास पहुंच गए। अराजकता की समाप्ति के साथ काउंटी सरकार ने धीरे धीरे अपना पूर्व क्रम पुनः शुरू कर दिया। हालांकि कुछ परिचित चेहरे गायब थे, जबकि अन्य अपरिचित लोग भी दिखाई दिए। ची यान के साथ हुई पिछली घटना के बाद से झोंगलिन काउंटी सरकार में शायद ही कभी दिखाई दिए। काउंटी लॉर्ड अंदर इंतजार कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार न करें। बूढ़े झो ने झोंगलिन से फुसफुसाकर कहा, फिर बाहर इंतजार करने के लिए अपने कदम रोक दिए। झोंगलिन ने सिर हिलाया और मुख्य हॉल में चला गया, जहां दोनों तरफ ताशी कुर्सियों पर 4 लोग बैठे थे, 3 पुरुष और 1 महिला। मुख्य सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे, उनके बाईं और दाईं ओर एक युवक और युवती बैठे थे, जबकि काउंटी लॉर्ड युवक के नीचे बाईं ओर सबसे निचली सीट पर बैठे थे। इस दृश्य ने झोंगलिन को थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। झोंगलिन काउंटी लॉर्ड को सम्मान देता है। झोंगलिन की ब्लैक माउंटेन काउंटी के काउंटी लॉर्ड से यह पहली मुलाकात भी थी। एक बार उसने उन्हें शहर की दीवार पर दूर से देखा था, लेकिन उस समय काउंटी लॉर्ड काफी परेशान लग रहे थे। हालांकि आज उन्होंने काले बादलों वाला लबादा पहना हुआ था और उनके बाल बहुत संवारे हुए थे। आप झोंगलिन हैं? काउंटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति मुख्य गिरफ्तारी अधिकारी जू झेंग की तरह थी, जब वो पहली बार झोंगलिन से मिले थे, जो घबराहट से भरे हुए थे। उनकी समझ में कलाकार अधिकतर बुजुर्ग लोग या विद्वान होते थे। फिर भी झोंगलिन एक हृष्ट-पुष्ट, जवान चेहरे वाला युवक लग रहा था। वो बिल्कुल भी कलाकार नहीं लग रहा था, बल्कि वो किसी अमीर घराने का प्लेबॉय लग रहा था। मैं सचमुच हूँ। मैंने दूसरों को ये कहते सुना है कि आप दूसरों के मुंह से मिले वर्णन के आधार पर चित्र बना सकते हैं। हाँ, क्या काउंटी लॉर्ड के पास कोई निर्देश है? बहुत अच्छा, कैदी को अंदर लाओ। काउंटी लॉर्ड के आदेश पर 2 कांस्टेबल जल्द ही एक कैदी को बेड़ियों में जकड़ कर ले आए। कैदी का चेहरा देखते ही झोंगलिन का दिल धड़क उठा। उसने पहचान लिया कि वह लौह भुजा तलवार राजा जू रुओ है, जिसने उस दिन डू परिवार के बड़े भाई से युद्ध किया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी पकड़ा जाएगा। शू रुओ 6ठी कक्षा का क्यूई रक्त क्षेत्र विशेषज्ञ था, और अब वो एक कैदी बन गया था। इससे झोंगलिन का 6ठी कक्षा की साधना करने का गर्व तुरंत ही खत्म हो गया। 6ठी कक्षा की साधना से क्या फायदा? इससे तो बस कुत्ते की तरह बंद कर दिया जाएगा। किसी को अहंकारी नहीं होना चाहिए। विचार करते समय किसी और ने ब्रश, स्याही, कागज और स्याही तैयार की और उन्हें अंदर ले आया। शुरू करना। हाँ, झोंगलिन जल्दी से डेस्क पर गया, बैठ गया और ब्रश उठा लिया। जू रुओ ने बीच में बैठे बूढ़े आदमी की ओर देखा, जो भारी आवाज में बोल रहा था, अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं, तो क्या मुझे छोड़ा जा सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काउंटी लॉर्ड ने गुस्से में मेज पटक दी। तुम अब भी बातचीत करने की हिम्मत कर रहे हो? लगता है यातनाएं काफी नहीं है। उसे बाहर ले जाओ और कड़ी सजा दो। मुझे नहीं लगता कि हम उसका मुंह नहीं खोल सकते। ठीक है। चाय की चुस्कियां ले रहे बुजुर्ग ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। एक नागरिक मार्शल कलाकार के लिए 6ठी कक्षा तक साधना करना सराहनीय है। अगर आपकी जान बच जाए तो ऐसा ही हो। जू रुओ बहुत खुश था। वो जोर से अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर बंधी बेड़ियां फर्श पर टकराने लगी। धन्यवाद, बड़े धन्यवाद। बोलना। हाँ, हान जिन 25 साल का है। गोरा चेहरा, दाढ़ी रहित, नाजुक नैन नक्श वाला, और उसकी आंखें। जैसा कि जू रुओ ने बताया, झोंगलिन के मन में एक युवा व्यक्ति की छवि बन गई।
कुछ ही देर बाद झोंगलिन ने ब्रश उठाया और अगरबत्ती जलाने के कुछ ही समय में उसके मन में जो छवि थी वो कागज पर स्पष्ट रूप से उभर आई। झोंगलिन ने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, लेकिन रणनीतिकार शब्द सुनकर उसने अनुमान लगाया कि यह पिछली अराजक सेना का रणनीतिकार होना चाहिए और झांग और डू परिवारों के खिलाफ हड्डी फेंकने की रणनीति बहुत अच्छी तरह से उसका विचार हो सकता है। कागज पर लगी स्याही को सुखाने के लिए सिर झुकाकर उसने दोनों हाथों से उसे अर्पित कर दिया। महाराज, चित्र पूरा हो गया है। जू रुओ ने चित्र की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति उत्साह से घोषित कर रही थी, हाँ, ये हान जिन है। बाकी सभी की नजरें झोंगलिन के हाथ में रखे चित्र पर टिक गईं और वे तुरंत मोहित हो गए। यह अविश्वसनीय रूप से जीवंत था। चित्र में दिख रहे व्यक्ति ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी क्षण बाहर निकल सकते हैं। ये कलाकारी सचमुच आंखें खोलने वाली है। वो युवक जो अब तक कुछ नहीं बोला था, प्रशंसा किए बिना न रह सका। हालांकि झोंगलिन को भी प्रशंसा करने का ये तरीका अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, ये तो बस जीविका चलाने का एक विनम्र कौशल है। नहीं नहीं नहीं। युवक खड़ा हुआ और पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। आपका हुनर कोई साधारण कारीगरी नहीं है। मैंने इतनी उत्कृष्ट कलाकारी पहले कभी नहीं देखी। अगर आप वेश्यालयों में रहने वाली उन वेश्याओं की पेंटिंग बना दें तो अरे अरे, ढेर सारा पैसा आ जाएगा। झोंगलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी और शर्म दिखाई दी। झोंगलिन की अभिव्यक्ति देखकर युवक की आंखें चमक उठी और वो और अधिक उत्सुक हो गया। रुको, क्या तुमने सचमुच ऐसा किया है? झोंगलिन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। निराशाजनक समय में हताश करने वाले उपाय करने पड़ते हैं। आओ, बताओ तुम कितना चार्ज करते हो? चुप रहो। वेश्यालयों का पदानुक्रम? बस, मेई वैक्सुआन, अगर तुम अब भी यही बकबक कर रही हो तो यहां से चली जाओ। केंद्र में बैठे शिक्षक येन गुस्से से दहाड़े और मेई वैक्सुआन ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन अपनी आंखों से झोंगलिन को संकेत दिया। शिक्षक येन ने हवा में इशारा किया और झोंगलिन के हाथ में मौजूद पेंटिंग एक अदृश्य शक्ति द्वारा उसके हाथ में खींच ली गई। झोंगलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो अंदर ही अंदर चीख पड़ा। सच्ची क्यूई, आंतरिक शक्ति, क्या ये बुजुर्ग उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार है? झोंगलिन ने पहले ही अपने क्यूई ब्लड को संघनित कर लिया था, ये जानते हुए कि वह ऐसा चमत्कारी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसके सामने वाला व्यक्ति ऊपरी तृतीय श्रेणी का शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। वास्तव में जीवंत, मैंने इस छोटे से ब्लैक माउंटेन काउंटी में ऐसी उन्नत चित्रकला कौशल की कभी उम्मीद नहीं की थी। शिक्षक येन ने प्रशंसा की। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सर। झोंगलिन ने जल्दी से सिर झुकाया, खासकर बुजुर्ग की ताकत को देखने के बाद। हाय मिंग यहाँ है। इस पेंटिंग और पत्र को बिना किसी देरी के 100 हर्ब्स हॉल तक पहुंचाने के लिए किसी को तुरंत भेजो। समझा। चीफ मेई ने सम्मानपूर्वक पेंटिंग और तैयार पत्र लिया और कांस्टेबल को जू रुओ को ले जाने का संकेत देते हुए जल्दी से मुख्य हॉल से बाहर चले गए। झोंगलिन ने भी सम्मानपूर्वक कहा, मैं विदा लेता हूं। कोई जल्दी नहीं। शिक्षक येन ने झोंगलिन को ऊपर से नीचे तक देखा, अंततः अपनी निगाहें झोंगलिन के हाथों पर टिका दी। उनका स्वर कुछ उत्सुक था। चित्रों के अलावा क्या आप फूल और पौधे भी चित्रित कर सकते हैं? झोंगलिन ने टीचर येन के स्वर में बदलाव देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि टीचर येन क्या योजना बना रहे हैं, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, जरूर। क्या आप इस बूढ़े आदमी के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं? झोंगलिन ने सिर हिलाया और अपनी मेज पर लौट आया। उसने मुख्य हॉल को देखा और आखिरकार कोने में रखे एक ऑर्किड पर अपनी नजर टिका दी। तो फिर मैं इस ऑर्किड को रंग दूंगा। ऑर्किड की जांच करने के बाद उसने ब्रश उठाया और उसे तेजी से चावल के कागज पर चलाया। अगरबत्ती जलाने से भी कम समय में ऑर्किड की छवि कागज पर स्पष्ट रूप से उभर आई और इस बार झोंगलिन ने इसमें रंग भी जोड़ दिया। पहले के सपाट चित्र के विपरीत सूर्य के प्रकाश में ऑर्किड चावल के कागज पर उगता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो कि महज एक पेंटिंग से कहीं अधिक था। ये कमरे में मौजूद अन्य 3 लोग दंग रह गए, विशेषकर वो महिला जो सहज रूप से खड़ी हो गई और पेंटिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। पेंटिंग एक पेंटिंग ही रही, भौतिक वस्तु नहीं रही और ऑर्किड को पकड़ा नहीं जा सका। आश्चर्य है, ये कौन सी चित्रकारी कला है? महिला की आवाज अत्यंत कोमल थी, मानो हिमखंड से झरना बह रहा हो, शीतल किंतु कानों को सुखद। मैं इसे त्रि-आयामी चित्रकला कहता हूँ। क्या आपने इसे स्वयं बनाया है? हाँ, त्रि-आयामी चित्रकला पिछले जन्म से आई हुई चीज थी, जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्वनिर्मित थी। महिला ने सिर हिलाया और कहा, शिक्षक येन, यह व्यक्ति वास्तव में आपके प्रिय कार्य को चित्रित करने के लिए योग्य है। शिक्षक येन ने एक बार फिर ऑर्किड की पेंटिंग को अपने हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा, और जितना अधिक उन्होंने उसे देखा, उससे अधिक प्रसन्न हुए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम जोगलिन है। क्या आप मेरे साथ तियानेयान काउंटी जाकर मेरे लिए पेंटिंग बनाना चाहेंगे? जोगलिन ने गहरी सांस ली और सम्मानपूर्वक कहा, जोगलिन तैयार है। उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। अपर थर्ड ग्रेड का एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और एक ऐसा व्यक्ति जो ब्लैक माउंटेन काउंटी के अधिकारियों का सम्मान प्राप्त करता था, जोगलिन कैसे मना कर सकता था? अच्छा, वापस जाओ और तैयारी करो। 3 दिन में मेरे साथ तियानेयान काउंटी चलो। हाँ, वेक सुआन, उसे विदा करो। जरूर। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सर? जोगलिन ने उत्सुकता से पूछा। मेई वैक्सुआन। मेई? तो फिर चीफ मेई, वह मेरे दूसरे चाचा है। मेई वैक्सुआन ने बेशर्मी से कहा, फिर उत्सुकता से कहा, भाई जोग, आपकी चित्रकारी कौशल प्रभावशाली है, और आपने अभी तक मुझे अपनी फीस नहीं बताई है। जोगलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अभी भी यह बात क्यों याद है। ये निर्भर करता है, कम से कम 5 टेल, कोई ऊपरी सीमा नहीं। क्या मतलब है आपका? व्यक्ति के आधार पर शुल्क लेना? बिल्कुल नहीं। अगर यह सामान्य पेंटिंग है तो इसकी कीमत 5 टेल है। अगर आप इसे और सुंदर बनाना चाहते हैं तो कीमत पर बातचीत हो सकती है, जोगलिन ने समझाया। PS, फोटो रीचिंग की कीमत स्वाभाविक रूप से अलग होती है। मेई वैक्सुआन ने भौहें उठाई। आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, हर किसी को सुंदरता पसंद होती है। कौन बेहतर नहीं दिखना चाहेगा, कम से कम पेंटिंग में तो। भाई जोग, अगर आप इसे जियाक्सियांग मंडप में ले गए तो आप निश्चित रूप से सम्मानित अतिथि बनेंगे। न केवल महिलाओं के लिए भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि शायद पैसे भी वापस पा लेंगे। मेई वेक्सुआन के चेहरे पर प्रशंसा लगभग छलक रही थी। अरे, क्या तुम सचमुच कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हो? मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ। जोगलिन ने शर्म का नाटक किया। इस समय मेई वैक्सुआन की आंखें लाल हो गईं, मानो वो अपनी जगह बदलना चाहता हो। उन्होंने सोचा था कि वेश्यालय में भुगतान से बचना केवल कहानियों में ही पाया जाता है। उन्होंने वास्तविकता में ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। चलो भाई, मुझे इसका गवाह बनने दो। ऐसा कहकर उसने जोगलिन को खींच लिया और बाहर चला गया। उसकी पकड़ की ताकत से जोगलिन लड़खड़ा गया, जिससे साफ जाहिर था कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट भी था। हम कहाँ जा रहे हैं? वेश्यागृह। दिन का समय है। इससे यह और भी रोमांचक हो जाता है। जल्द ही उनकी आकृतियां न्यूक्सियांग बिल्डिंग में दिखाई देने लगी। ओह, मास्टर जोग जल्दी आ गए। कृपया बैठ जाइए, मैं किसी से फुजियाग को तुरंत बुलाता हूँ। न्यूक्सियांग बिल्डिंग की मैडम अभी भी नींद में थी। स्पष्ट रूप से उसने अपना आराम पूरा नहीं किया था। वो खुद को जोगलिन से ऊर्जा के साथ बात करने के लिए मजबूर कर रही थी। जल्दी मत करो, जोगलिन ने अपनी जेब से चांदी का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा। शिरिंग बिल्डिंग से अच्छे व्यंजन मंगवाने के लिए किसी को भेजो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर मैडम अपने भरे हुए कूल्हों को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए किसी को जल्दी से चाय लाने का आदेश देने लगी। मेई वैक्सुआन एक तरफ खड़े होकर पूरे नुओक्सियांग भवन का निरीक्षण करते हुए टिप्पणी करते हुए बोले, जियाक्सियांग मंडप की तुलना में ये बहुत ही घटिया है, लेकिन इस मैडम में अभी भी कुछ आकर्षण है, और यह बट इसमें से पानी निकालने के लिए पर्याप्त है। ये तो एक छोटा सा काउंटी है, इसकी तुलना तियानेयान काउंटी की समृद्धि से कैसे की जा सकती है? कृपया धैर्य रखें, भाई मेई, और एक बार जब हम तियानेयान काउंटी में पहुंच जाएं, तो आप ही रास्ता दिखाएंगे, और मैं आपका इलाज करूंगा। जोगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मेरे मैदान पर आकर मैं तुम्हें दावत दूंगा। भाई जोग, मैं तुम्हें बता दूं, इस नुओक्सियांग बिल्डिंग को कम मत आंकिए, लेकिन वेश्यालयों के नामकरण में हमेशा एक पदानुक्रम रहा है, और नुओक्सियांग बिल्डिंग नाम प्रभावशाली नहीं लगता। एक बार जब हम काउंटी पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि धरती पर वास्तव में स्वर्ग क्या है। पदानुक्रम बताओ, मेई वेक्सुआन ने हंसते हुए कहा। वेश्यालयों के नाम हमेशा से ही पदानुक्रमिक ढंग से रखे गए हैं। पहली और दूसरी कक्षा में मुख्यतः आंगन, मंडप, अदालत जैसे नाम इस्तेमाल होते हैं, जबकि तीसरी और चौथी कक्षा में कमरा, कक्षा, इमारत, दुकान या आवास जैसे नाम इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए जियाओजियांग मंडप को ही लीजिए। अंदर की लड़कियों के भी अलग अलग स्तर होते हैं,
जैसे किंग गुवान दाजिया, साथ ही लोकप्रिय लड़कियां ओइरान महिला सुलेखक संगीतकार जो आम प्रतिष्ठानों की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य होती हैं। झोंग लिन की उलझन भरी नजर देखकर मेई वेइक्सुआन उत्साहित हो गई। आखिरकार हर किसी में सिखाने का एक छिपा हुआ गुण होता है। किंग गुवान उन लोगों को कहते हैं जो कला बेचते हैं लेकिन खुद नहीं। दाजिया प्रसिद्ध वेश्याएं या नर्तकियां होती हैं जो अपनी सुंदरता और प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। मुझे ओरान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना? लोकप्रिय वेश्याएं आकर्षक होती हैं, मेहमानों द्वारा अच्छी तरह से स्वागत की जाती हैं, आमतौर पर कुशल होती हैं, कला और खुद दोनों बेचती हैं। महिला सुलेखक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली वेश्याएं होती हैं जो कविता और सुलेख में पारंगत होती हैं। युगों की उत्कृष्ट कृति। भाई मेई, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि बूढ़ा आदमी मुझसे क्या करवाना चाहता है? और बूढ़े आदमी की पहचान भी, ताकि मेरे दिल में कुछ समझ आ जाए। कुछ पेय पदार्थों के बाद झोंग लिन ने धीमी आवाज में पूछा। वो अभी भी धुंध में था, उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मेई वेइक्सुआन ने अपने कप में शराब एक ही घूंट में खत्म कर दी और एक अर्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई जोग, आपके लिए अवसर आ गया है। क्या आपने 100 हर्ब्स हॉल के बारे में सुना है? मुझे थोड़ा बहुत पता है। मैंने एक बार ब्लैक मार्केट से कुछ रक्त पुनःपूर्ति की गोलियां और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली गोलियां खरीदी थी और मुझे पता चला कि ये अमृत 100 हर्ब्स हॉल से आते हैं। सच कहूं तो मैं कुछ दिनों में साधना के लिए कुछ अमृत खरीदने तियानेयान काउंटी जाने की योजना बना रहा था। जोगलिन ने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार ब्लैक मार्केट से अमृत खरीदना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छिपाया जा सके। अगर कुछ लोग जांच पड़ताल करें तो पता चल ही जाएगा। हाँ, मास्टर यिन तियानेयान काउंटी में 100 हर्ब्स हॉल के हॉल मास्टर हैं और मेरिडियन पैसेज दायरे में द्वितीय श्रेणी के सर्वोच्च विशेषज्ञ भी हैं। क्या आप नहीं कहेंगे कि आपका अवसर आ गया है? ये जोंगलिन सबसे पहले मास्टर यिन की पहचान से हैरान था और दूसरा ये जानकर प्रसन्न हुआ कि मार्शल आर्ट्स के दूसरे ग्रेड को मेरिडियन पैसेज क्षेत्र कहा जाता है। ब्लैक माउंटेन काउंटी में शरणार्थी विद्रोह के दौरान मेरे दूसरे चाचा को कुप्रबंधन के कारण भारी क्षति हुई और उनके पास परिवार से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिवार के बुजुर्गों ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए भेजा। संयोग से मैं ब्लैक माउंटेन रेंज में मास्टर यिन के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। अन्यथा क्या आपको लगता है कि मेरे दूसरे चाचा मास्टर यिन की सहायता ले सकते थे? हालांकि मुझे भी ब्लड सोल पिल के बारे में कोई सुराग मिलने की उम्मीद नहीं थी। लगता है मेरे दूसरे चाचा इस बार न सिर्फ सजा से बच जाएंगे बल्कि उन्हें इनाम भी मिलेगा। टीएसके, ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती। रक्त आत्मा गोली। जोगलिन को एक ऐसे अमृत का नाम याद आया जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। इसके बारे में मत पूछो, ज्यादा जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें बस इतना जानना है कि पूरे ग्रेट चेन देश में मास्टर यिन से संपर्क बनाने के इच्छुक लोग इस ब्लैक माउंटेन काउंटी से लेकर राजधानी तक कतार में खड़े हो सकते हैं। फिर भी तुम बिना किसी प्रयास के मास्टर यिन का अनुग्रह प्राप्त करने में सफल रहे। अगर यह बात फैल गई तो कौन जाने कितने लोग ईर्ष्या से पागल हो जाएंगे। मास्टर यिन की उंगलियों से निकली थोड़ी सी बात भी तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए काफी होगी। मेई वेइक्सुआन ने भावुक होकर आह भरी। जोगलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास दिखाने के लिए एकमात्र कौशल मेरी चित्रकारी प्रतिभा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मास्टर यिन की प्रशंसा को आकर्षित करेगा। हे, बस तुम्हारी अद्भुत चित्रकारी प्रतिभा की जरूरत है। मास्टर यिन एक शानदार कृति लिख रहे हैं और दुनिया की सभी जड़ी बूटियों की एक किताब लिखने का इरादा रखते हैं जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के गुणों, मुख्य उपयोगों, अनुप्रयोग सिद्धांतों, उत्पत्ति स्थान, रूप, कटाई, प्रसंस्करण, नुस्खे और संयोजन को समझाया जाएगा। इन जड़ी बूटियों के चित्र बनाने होंगे, लेकिन उपयुक्त कलाकार मिलना मुश्किल है और तुम्हारी त्रि-आयामी चित्रकारी तकनीक चित्रण के लिए सबसे अच्छी विधि है। जोगलिन ये सुनकर दंग रह गया। क्या ये द कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका का एक वैकल्पिक दुनिया का संस्करण नहीं है? अपने पिछले जन्म में जोगलिन ने हुआक्सिया के हर्बल ऋषि ली शिज़ेन की द कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका का कभी अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सुना था कि इस पुस्तक में लगभग 2000 प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इस पुस्तक को प्राच्य चिकित्सा का क्लासिक भी कहा जाता है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर यिन की ऐसी आकांक्षाएं होंगी जो हर्बल ऋषि ली शिज़ेन के समान कुछ बनाना चाहते थे। जोगलिन को उम्मीद नहीं थी कि वह इसमें शामिल होगा, भले ही यह सिर्फ उदाहरण के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अगर मास्टर यिन सचमुच इस उत्कृष्ट कृति को पूरा कर लेते हैं तो वे भी युगों युगों तक अमर हो सकते हैं।
अविश्वसनीय, जोगलिन ने धीरे से कहा। तो अब तुम्हें पता चल गया कि तुम कितने भाग्यशाली हो। हाँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, जोगलिन ने सिर हिलाया। जब आपको नींद आती है तो तकिया आ जाता है। पहले उसकी योजना तियानयान काउंटी जाने की थी, फिर 100 हर्ब्स हॉल से संपर्क करके देखना था कि क्या वो कीमिया सीख सकता है। लेकिन उसे 100 हर्ब्स हॉल के हॉल मास्टर से सीधे संपर्क करने की उम्मीद नहीं थी। जिंदगी वाकई रहस्यमय है। मास्टर यिन की इस उत्कृष्ट कृति का नाम क्या है? दाओ यान मटीरिया मेडिका। अच्छा नाम, स्वर्ग के शब्दों को उधार लेकर 100 जड़ी बूटियों का सार बताना, सभी प्राणियों के दुखों को कम करना, इसके लिए एक टोस्ट। झोंग लिन की आंखें चमक उठी, उसने प्रशंसा की, अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही बार में सारा वाइन पी गया। आपकी व्याख्या काफी अनोखी है। मास्टर यिन इसे सुनकर निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। हालांकि दाओ यान शब्द वास्तव में मास्टर यिन के नाम से आया है। उनका पूरा नाम यिन दाओ यान है। पफट, जोगलिन ने शराब का एक कौर थूक दिया। सौभाग्य से आखिरी क्षण में उसने अपना सिर घुमा लिया, अन्यथा मेज पर कुछ भी खाने योग्य नहीं होता। क्या हुआ? मेई वेक्सुआन हैरान दिखी। मास्टर यिन का पूरा नाम क्या है? जोगलिन ने फिर पूछा। उसे डर था कि उसने पहले गलत सुना था। यिन दाओयान, खांसी खांसी। अच्छा नाम है। जोगलिन ने अंगूठा उठाकर बहुत प्रशंसा की, हालांकि उसका मुंह तेजी से फड़क रहा था। जोगलिन को भी पता था कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। अगर उन 3 शब्दों से जुड़ाव ना होता तो दाओयान नाम वाकई बहुत मायने रखता। और तो और, इस दुनिया में औरतों की बीमारी का ऐसा कोई नाम नहीं होता। ये तो बस उसके अपने गंदे विचार थे। अपनी सांस को शांत करने के बाद जोगलिन ने पूछा, तो मास्टर यिन के बगल में यह महिला कौन है? ओह, ये गु योरोग है, बहन गु योरोग। खैर, ये काफी उदार है। जोगलिन ने उस महिला की छाती के आश्चर्यजनक उभार को याद करते हुए सिर हिलाया। ये नाम वाकई सटीक बैठता है और इसमें और गहराई जोड़ता है। क्या आप और मिस गु दोनों मास्टर यिन के शिष्य हैं? नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पंजीकृत शिष्य। मास्टर यिन ने कोई प्रशिक्षु नहीं लिया है। यही कारण है कि इतने सारे लोग मास्टर यिन की कृपा पाने की कोशिश करते हैं। अगर मास्टर यिन आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य पर कृपा हो जाती है, तो यह अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक तरीका होगा। जब वे बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और फुक्सियांग के नेतृत्व में नृत्य करने वाली लड़कियों का एक समूह अंदर आया। युवा मास्टर जोग, आप अंततः फुक्सियांग से मिलने आ गए। फुक्सियांग ने सोचा था कि वह आपको फिर कभी नहीं देख पाएगी। जैसे ही उसने यह बात कही, फुक्सियांग ने खुद को जोगलिन की बाहों में फेंक दिया। उसके गालों पर मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे, जो कोमल स्नेह को जगा रहे थे। जोगलिन ने फुक्सियांग की पतली कमर को थामने का अवसर लिया और धीरे से कहा, ये सब अराजक सेना के साथ हाल ही में हुई समस्याओं के कारण है। मुझे जैसे ही समय मिला, मैं आ गया। मिस फुजियान, मुझे आपके लिए पेंटिंग करते हुए काफी समय हो गया है। मुझे इसकी बहुत याद आती है। फुक्सियांग का नाजुक चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने जोगलिन की छाती पर 2 बार हल्के से मारा। शरारती, मेई वेक्सुआन ने 2 बार पलकें झपकाईं, जिससे ऐसी मुस्कान आई जिसे सभी पुरुष समझते हैं। भाई जोग, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ, ये बस एक छोटा सा रास्ता है, बस एक छोटा सा रास्ता। लव, ये काउंटी का बड़ा आदमी है। उपनाम मेई, आपको उसका अच्छे से मनोरंजन करना होगा और उसकी उपेक्षा नहीं करनी होगी। जोगलिन ने उपनाम मेई शब्द पर जोर दिया, जिससे लवी, जो फुक्सियांग के साथ आई थी, की आंखें चमक उठी। उसकी मुस्कान और भी आकर्षक हो गई। नुओक्सियांग बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियां न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि उनमें समझदारी की भी कमी नहीं है। मेई उपनाम सुनते ही उसकी सहयोगी को कई बातें याद आ गईं, जैसे कि काउंटी मजिस्ट्रेट का उपनाम मेई ही है। युवा मास्टर मेई, लिवे देर से आया है, मैं खुद को शराब पिलाकर सजा दूंगा। कृपया नाराज मत होइए। हाँ, मैं एक सुंदरी से कैसे नाराज हो सकता हूँ। आओ, पीते हैं। शाम को दोनों तरोताजा और पुनर्जीवित होकर नुओक्सियांग बिल्डिंग से बाहर निकले। हालांकि इसकी तुलना जियाओ जियांग गुआन से नहीं की जा सकती, फिर भी इसका अपना एक अनोखा आकर्षण है। यू की बांसुरी कला असाधारण है। जाने से पहले हमें इसे एक बार और अनुभव करना चाहिए। जियाओ जियांग गुआन में वाटर क्लाउड नाम की एक लड़की भी है, जिसके पास स्वेलो कलेक्ट्स वाटर का अद्भुत कौशल है। मैं अपने भाई को इसे अनुभव कराने के लिए वहां ले जाऊंगा। आप जरूर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मेई वैक्सुआन ने होंठ चाटते हुए एक भावपूर्ण भाव के साथ कहा। जब तक भाई मेई संतुष्ट है। वैसे एक बात मैं बताना भूल गया। मेरा एक छोटा भाई है,
सिर्फ 5 साल का। हम एक दूसरे पर निर्भर है। अगर मैं काउंटी जाऊं तो क्या मैं उसे भी साथ ला सकता हूं? ओह, मैं सोच रही थी कि यह क्या हो सकता है। हाँ, आप सोच ही सकते हैं। इन कुछ दिनों में मेरा छोटा भाई जोग सब कुछ सुलझा लेगा। 3 दिनों में हम समय पर निकल जाएंगे ताकि मास्टर यिन को इंतजार न कराना पड़े। मेई वैक्सुआन ने निर्देश दिया। निश्चिंत रहो भाई मेई। चौराहे पर दोनों अलग हो गए। एक काउंटी सरकार की ओर लौट गया और दूसरा हुआ गली की ओर वापस चला गया। जोगलिन ने मेई वैक्सुआन की ठुड्डी को छूते हुए उसके प्रस्थान को देखा। हालांकि मेई वैक्सुआन एक कुलीन परिवार से है, फिर भी उनमें अहंकार की कोई झलक नहीं है। यह अनिश्चित है कि उनका यह व्यवहार वास्तविक है या सिर्फ दिखावा। देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 100 हर्ब्स हॉल के हॉल मास्टर, जो एक उच्चतर तृतीय श्रेणी के बलवान व्यक्ति थे, से परिचित हो पाऊंगा और यहां तक कि उनका आधिकारिक चित्रकार भी बन जाऊंगा। जीवन सचमुच रहस्यमय है। फिर भी यह उच्च शक्ति स्तरों के साथ जुड़ने का एक मार्ग भी है। ये देखना अभी बाकी है कि यह अच्छा है या बुरा। दूसरे भाई, मैं भाई शियू के घर रात के खाने के लिए जा रहा हूँ। दादी ने आज ब्रेस पोर्क बनाया है। जब आप इसे देखें तो आप भी आ जाना। खाली घर में मेज पर केवल एक कागज का टुकड़ा बचा था, जिसके निचले बाएं कोने पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। ये छोटा बदमाश। जोंगलिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यहाँ आने के बाद से छोटे शितोऊ को एक दोस्त मिल गया और वह दिन ब दिन और भी खुशमिजाज होता जा रहा है। मुख्यतः बूढ़ा जूगे बच्चों की शिक्षा में मदद करता है, जिससे जोगलिन का बहुत सारा काम बच जाता है। वो मुड़ा और बूढ़े शूगे के घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे के अंदर घुसने से पहले ही उसे 2 बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दोनों बच्चे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, जोर जोर से हिया की आवाजें निकाल रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। दूसरा भाई, भाई लिन, जोगलिन को अंदर आते देख दोनों ने अपनी नकली लड़ाई बंद कर दी और हवा की तरह दौड़ पड़े। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनके बाल पसीने से भीगे हुए थे। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? बहुत समय हो गया, भाई जियो ने गर्व से उत्तर दिया। मैं भी कर चुका हूं। अब मुझे समझ आया कि तुम इतने साहसी क्यों हो। जोगलिन ने दोनों बच्चों के सिर पर थपथपाया और फिर अपनी छाती से बड़े सिक्कों की एक माला निकालकर उन्हें थमा दी। जाओ, एक बर्तन में शराब ले आओ और जो कुछ बचे उससे खाने के लिए कुछ मीठे अंजीर खरीद लो। जब उन्होंने तांबे के सिक्के लिए और बाहर की ओर भागे तो उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। लेडी जू चिकन सूप का एक बड़ा बर्तन लेकर रसोई से बाहर निकली और अपने सामने के दृश्य को देखकर मुस्कुराने लगी। बस उन्हें बिगाड़ते रहो, वे तो बस बच्चे हैं। कोई बात नहीं, कुछ सालों में हम और सख्त हो सकते हैं। क्या बूढ़ा जू अभी तक वापस नहीं आया? जोगलिन हंसा। तुम थोड़ी देर अध्ययन कक्ष में बैठो, वो अब कभी भी वापस आ जाएगा। मुझे अभी रसोई में 2 बर्तन बनाने हैं, वे जल्द ही हो जाएंगे। मुझे अपनी मदद करने दें। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठो, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। लेडी जू द्वारा दृढ़तापूर्वक बैठा दिए जाने के बाद जोगलिन के पास अध्ययन कक्ष में आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वृद्ध शू जी का अध्ययन कक्ष चिकित्सा पुस्तकों और नुस्खों से भरा हुआ था, जिनमें से सभी को जोगलिन पहले ही पढ़ चुका था, जिसमें उनके परिवार की विरासत शू की चिकित्सा पुस्तकें भी शामिल थीं। मेरी चिकित्सा कुशलता काफी समय से स्थिर रही है। तियानेआन काउंटी की यह यात्रा और अधिक चिकित्सा पुस्तकें, विशेष रूप से रसायन विद्या से संबंधित, एकत्रित करने का एक अच्छा अवसर है। अमृत मुक्ति की प्राप्ति शीघ्र होनी चाहिए, अन्यथा साधना में प्रगति अत्यंत धीमी हो जाएगी। मार्शल आर्ट्स 6ठी कक्षा का क्यूई रक्त क्षेत्र क्यूई और रक्त संचय पर केंद्रित है। जब ये हथेलियों को सहारा देने तक पहुंच जाता है तो यह निपुणता है। जब ये दोनों भुजाओं को सहारा देता है तो ये छोटी सफलता है, और जब चारों अंगों में सामंजस्य होता है तो ये बड़ी सफलता है। हालांकि मैं 6ठी कक्षा तक पहुंच गया हूं, फिर भी मेरी क्यूई और रक्त बहुत कम है। क्यूई और रक्त संचय करने के लिए केवल नियमित भोजन पर निर्भर रहना चींटी द्वारा पहाड़ को हिलाने जैसा लगता है। लंबे समय तक ऐसा करने से शारीरिक दुर्बलता भी हो सकती है। एक बदलाव आवश्यक है, जैसे लिटिल शितोऊ। जोगलिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हम अभी यहाँ बस रहे हैं, फिर भी हमें जाना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा शितोऊ इसे संभाल पाएगा। दर्द को और लंबा खींचने से काम नहीं चलेगा, हमें जाना होगा। जोगलिन ने अपना सिर हिलाया, शेल्फ पर रखी एक चिकित्सा पुस्तक को उठाया और उसे फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, हालांकि उसने उसे पहले भी देखा था।
आधे घंटे बाद कदमों की आहट के साथ बूढ़े जूजी और बच्चे एक साथ वापस आ गए। जाओ अपने हाथ धो लो, भाई लिन कुछ देर से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर उसे इंतजार करने दो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बूढ़े जूजी ने रूखेपन से कहा। हाल ही में बूढ़े जू ने देखा कि उसकी पत्नी उस पर कम ध्यान दे रही थी, जबकि जोगलिन के प्रति अधिक उत्साहित थी, जिससे उसे थोड़ी जलन हुई। जोगलिन ने मेडिकल बुक नीचे रख दी और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया और चिढ़ाते हुए बोला, बूढ़े जू, लगता है आजकल आपके लिवर की ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। आपको सचमुच शराब नहीं पीनी चाहिए, मैं तो अकेले ही पी लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, बूढ़े जूजी ने हंसते हुए जवाब दिया। कुछ पेय पदार्थों के साथ उस आग को शांत करने का और भी कारण है। तुम दोनों जल्दी से हाथ धो लो, वरना बाहर खाना खाओगे। लेडी जू बहुत गुस्से में थी, इसलिए दोनों जल्दी से अपने हाथ धोने के लिए भागे। ये बूढ़े शू गे का घर था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुख्य स्थान ग्रहण किया। छोटे शितो और भाई शियू ने उन दोनों के लिए शराब परोसी, जिससे खाने की मेज हंसी और खुशी से भर गई। रात के खाने के बाद भाई शियू और लिटिल शितो चांदनी रात में आंगन में लुका छिपी का खेल खेलते रहे और लेडी जू बर्तन धोने के लिए रसोई में लौट गईं और केवल जोगलिन और ओल्ड जूजी को मेज पर छोड़ दिया, जो चौड़ी फलियों के साथ और अधिक पेय ले रहे थे। आप तियानयान काउंटी जा रहे हैं, क्या ये जरूरी है? जोगलिन के जाने का इरादा सुनकर बूढ़े जूजी हैरान रह गए। मैंने पहले बाद में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन परिवर्तनों के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी। जोगलिन ने आज काउंटी सरकार में घटित घटनाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर बूढ़ा जूजी स्तब्ध रह गया, विशेष रूप से यह जानकर कि जोगलिन यिन दाओयान हर्बलिज्म में शामिल हो गया है, जिससे वो आश्चर्यचकित होकर थोड़ा कांपते हुए खड़ा हो गया। युवा जोग, क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक ये सच है। तो फिर जल्दी करो और जाओ। मेरे पैर, क्या तुम्हें पता है कि यिन दाओयान कौन है? वो ग्रैंडमास्टर है, एक अमृत चिकित्सक। मैंने पहले सुना था मास्टर यिन दुनिया को सौंपने के लिए एक महान कृति संकलित कर रहे थे। अब यह आखिरकार हो रहा है। तुम अपनी कलात्मक कौशल के साथ इसमें शामिल हो सकते हो। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से शुभ धुआं निकल रहा हो? ये शाश्वत यश का अवसर है। बूढ़े जूजी का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। वह चाह रहा था कि काश वह जोगलिन को चुटकी काटकर उसकी जगह ले लेता। एलिक्सिर डॉक्टर मास्टर यिन ग्रैंडमास्टर की सहायता करना कितना गौरवशाली है, ये तो कहना ही क्या, लेकिन ऐसा कालातीत अवसर पाकर चिकित्सा जगत के अनगिनत लोग पागल हो जाएंगे। अगर शूले को यह अवसर मिलता तो वह अभी इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता। कॉमिक स्ट्रिप्स। दूसरे भाई, क्या हम सचमुच जा रहे हैं? घर के रास्ते में लिटिल स्टोन उदास था और अब पहले जैसा उत्साहित नहीं था। नहीं जाना चाहते? नहीं, जहां भी दूसरा भाई जाता है मैं भी वहां जाती हूं। बस मैं भाई जियू को छोड़ने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही हूं। हमने सर्दियों में साथ मिलकर बर्फ के आदमी बनाने की योजना बनाई थी और अभी तक बर्फ भी नहीं गिरी है। जब दोनों ब्लैक माउंटेन काउंटी भागे थे तब शरद ऋतु की शुरुआत ही हुई थी और अब तो केवल शीतकालीन संक्रांति ही है, इसलिए बर्फबारी होने में कुछ समय लगेगा। जोगलिन ने लिटिल स्टोन के सिर पर थपथपाया और चुप रहा। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे मनाए। हम भविष्य में वापस आएंगे, बहुत सारे अवसर होंगे। ठीक है। लिटिल स्टोन को अनिच्छा से सांत्वना देने के बाद जोगलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। 3 दिन जल्दी बीत गए और जोगलिन ने अपना ज्यादातर समय घर पर ही अभ्यास करते हुए बिताया। उसके पास अलविदा कहने के लिए बहुत कम दोस्त थे, क्योंकि वो सिर्फ बूढ़े आदमी शू और बूढ़े जो से ही परिचित था। उस दिन जोगलिन ने अपना सामान पैक किया, लिटिल स्टोन का हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा और सरकारी कार्यालय की ओर चल पड़ा। नमस्कार मास्टर येन, जोगलिन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। लिटिल स्टोन भी जोगलिन के पीछे छिप गया और डरते हुए आवाज लगाए, नमस्ते दादाजी। मास्टर यिन ने ज्यादा कुछ बोले बिना सिर हिला दिया, लेकिन मेई वेक्सुआन मुस्कुराया और बोला, भाई जोग, क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? बिल्कुल बाघ के सिर वाला बच्चा। आओ, मुझे भाई कहो। नमस्कार भाई, छोटे स्टोन ने मधुर स्वर में पुकारा। अच्छा बेटा, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। मेई वेक्सुआन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने हाथ बढ़ाया, अपनी कमर से जेड पेंडेंट निकाला और लिटिल स्टोन को दे दिया। लिटिल स्टोन ने इसे नहीं लिया बल्कि जोगलिन की ओर देखा। ये बहुत मूल्यवान है। जोगलिन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मेई वेक्सुआन ने जो जेड पेंडेंट पेश किया था वो सफेद ग्रीस जैसा चिकना और नाजुक था, जिस पर चटकीली मूर्तियां बनी थीं,
जाहिर तौर पर एक कीमती चीज। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे ले लो। इसके साथ ही उसने उसे लिटिल स्टोन के हाथों में थमा दिया, उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झोंग शी है, लेकिन सभी मुझे लिटिल स्टोन कहते हैं। तो फिर मैं भी अब से तुम्हें लिटिल स्टोन ही कहूंगा। ठीक है। कुछ ही शब्दों के साथ लिटिल स्टोन का शुरुआती उदास मूड ठीक हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद। झोंग लिन ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। कुछ नहीं, चलो चलें। काउंटी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी, जिसे 3 लंबे सुंदर घोड़े खींच रहे थे, कोई साधारण गाड़ी के घोड़े नहीं। गाड़ी विशाल थी, बाहर से साधारण दिखती थी लेकिन अंदर से आलीशान थी, जिसमें एक अज्ञात जानवर की खाल का कालीन, उत्तम पेस्ट्री से सजी एक छोटी सी मेज और कोने में बिस्तर था। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह एक छोटा सा चलता फिरता घर था। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? थोड़ा। वाह, मेई वेक्सुआन ने खुशी से कहा, आखिरकार कोई तो है जो बारी बारी से खाना खाएगा। लिटिल स्टोन, अंदर जाकर बैठो। तुम्हारा भाई और मैं बाहर गाड़ी चलाएंगे। अंदर पेस्ट्रीज हैं, जो चाहो खाओ। झोंगलिन ने चुपचाप निर्देश दिया, चुप रहो और दूसरों को परेशान मत करो। मुझे पता है। दूसरे भाई लिटिल स्टोन अपने छोटे पैरों के साथ गाड़ी में चढ़ गया। गु यूरोप को ठंडे चेहरे से बहन कहकर अभिवादन किया, फिर एक कोने में बैठ गया और झोंगलिन द्वारा तैयार किए गए एक छोटे बैग से उत्सुकता से एक किताब पढ़ने लगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और समूह शहर से बाहर निकल गया। क्या ये सड़क तियानेयान काउंटी नहीं जा रही है? झोंगलिन ने हैरान होकर पूछा। शहर के द्वार पर 2 अलग अलग रास्ते थे, फिर भी मेई वैक्सुआन ने गाड़ी को दूसरी सड़क पर ले जाया। ओह, योजना बदल गई। सबसे पहले हम मास्टर यिन के एक मित्र के निमंत्रण पर हेवनली ईगल कैसल में रुकेंगे। स्वर्गीय ईगल महल। हाँ, वुलिंग काउंटी में शेन परिवार का स्वर्गीय ईगल कैसल, जिसका नेतृत्व परिवार के मुखिया शेन होंग्यू करते हैं, जो एक तृतीय श्रेणी के इनर ब्रेथ रियल मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है। उनका परिवार ईगल पालन और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट है और कोर्ट, संप्रदाय और प्रमुख कुलों के साथ मिलकर काम करता है और वुलिंग काउंटी में ताकत के मामले में पहले स्थान पर है। मेई वैक्सुआन ने संक्षेप में स्वर्गीय ईगल कैसल के बारे में बताया। झोंगलिन ने इसे गहराई से महसूस किया। ब्लैक माउंटेन काउंटी की छोटी सी जगह से बाहर निकलकर ही कोई दुनिया की विशालता देख सकता है। इससे पहले उसने हेवनली ईगल कैसल या शेन परिवार के बारे में कभी सुना भी नहीं था। क्या वुलिंग काउंटी दूर है? हमारी गाड़ी तेज है, इसमें आधा महीना लग जाएगा। भाई मेई, मैं पहली बार ब्लैक माउंटेन काउंटी से बाहर जा रहा हूं और मुझे ग्रेट चेन के बारे में, खासकर 100 हर्ब्स हॉल के बारे में बहुत कम जानकारी है। भाई मेई, क्या मैं आपसे कुछ जानकारी मांग सकता हूं? झोंगलिन ने अनुरोध किया। जाहिर है, हम तो वैसे भी बेकार ही रहते हैं, जैसे बरसात के दिन बच्चों को पीटना। चूंकि हमारे संस्थापक पूर्वजों ने अधर्म को उखाड़ फेंका और ग्रेट चेन की स्थापना की। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? क्या आप अक्षर पढ़ सकते हैं? गाड़ी में गु योरोग ने देखा कि लिटिल स्टोन 1 घंटे से हिला तक नहीं था, तो उसे उत्सुकता हुई। बच्चे आमतौर पर बेचैन रहते हैं और लिटिल स्टोन तो बस 5 या 6 साल का था। क्या वो कोने में छिपकर अक्षर पढ़ सकता है? ये बात उसके मन में गहरी कौतूहल पैदा कर रही थी। क्या बहन देखना चाहती है? लिटिल स्टोन ने अपना सिर उठाया, अनजान भाव से गु योरोग की ओर देखा और सहजता से पुस्तक सौंप दी। क्या आप अक्षर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? कोई पात्र नहीं है? हम। गु योरोग ने अपना स्थान बदला और लिटिल स्टोन के हाथ में रखी किताब को देखने के लिए झुकी। वास्तव में वहां कोई पात्र नहीं थे, बल्कि चित्रों की एक श्रृंखला थी, जिनकी शैली विचित्र थी। मानव चित्र बनाने वाली रेखाएं, सभी के सिर बड़े और शरीर छोटे थे। ये किस प्रकार के चित्र हैं? दूसरे भाई ने कहा कि यह एक कॉमिक बुक है। दूसरा भाई, तुम्हारा मतलब झोंगलिन है? तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? हाँ, लेकिन बड़ा भाई तो मर गया, सिर्फ दूसरा भाई और मैं ही बचे हैं। बहन, देखना चाहोगी? ये दिलचस्प है। ये कहते हुए लिटिल स्टोन सीधे ऊपर चढ़ गया, गु योरोग के पास बैठ गया और पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला। चित्र में एक लौकी के आकार का पहाड़ दिखाया गया था और पहाड़ की तलहटी में एक चींटीखोर पक्षी पड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। ये कैलाबाश बंधुओं की कहानी है जो मेरा दूसरा भाई मुझे सुनाया करता था। बहन, मैं तुम्हें भी सुनाऊंगा, बहुत पहले। लिटिल स्टोन ने, मानो कोई साझा करने वाला मित्र पा लिया हो, खुशी खुशी कैलाबैश ब्रदर्स की कहानी को फिर से सुनाया, जो झोंगलिन सुनाया करता था।
कहानी के पात्रों को कॉमिक में उनकी पहचान के साथ मिलाया। शुरुआत में उदासीन रहे गु योरोग तुरंत ही आकर्षित हो गए। कैलाबाश ब्रदर्स की कहानी पहले से ही आकर्षक थी और हास्य के साथ मिलकर यह विरल आध्यात्मिक जीवन वाले प्राचीन लोगों के लिए एक मानसिक रहस्योद्घाटन था। विशेषकर कॉमिक में अजीब पंक्तियां और जादुई शैली, पर्वत देवता, राक्षस, जादुई खजाने, कलश, बूढ़े दादाजी। न केवल गु योरोग बल्कि पहले ध्यान कर रहे यिन दाओयान भी आकर्षित हुए। हालांकि उन्होंने कहानी पर नहीं बल्कि दिव्य कौशल और जादुई खजाने पर ध्यान केंद्रित किया। पानी छिड़कने वाली, आग उगलने वाली, दूरदर्शी आंखें, तेज सुनने वाले कान। जेड रूई 7 स्टार पिल। मेरा दूसरा भाई बहुत सक्षम है। वो शिकार कर सकता है, चित्रकारी कर सकता है और बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। दादी जू कहती है कि जो कोई भी मेरे दूसरे भाई से शादी करता है उसे 8 जन्मों के सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। लिटिल स्टोन का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, मानो वो झोंगलिन के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रहा हो। बहन गु, आप बहुत सुंदर है। क्या आप मेरे दूसरे भाई से शादी कर लेंगी? गु योरोग ने चुपचाप हंसते हुए अपनी उंगली से लिटिल स्टोन के माथे पर थपथपाया। तुम छोटे बदमाश हो। समय बीतता गया और आकाश में अंधेरा छाने लगा। समूह ने एक विशाल नदी तट पर शिविर स्थापित किया। झोंगलिन ने बड़ी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर खाना पकाने के लिए बर्तन तैयार कर लिया। खुशकिस्मती से मेई वेई जुवान ने सब कुछ अच्छी तरह से तैयार कर रखा था। चावल, आटा और खाना पकाने का तेल, सब कुछ गाड़ी के पीछे एक छोटे से डिब्बे में रख दिया था। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन की सुगंध नदी के किनारे फैल गई। मशरूम और ठीक मांस, चावल का कटोरा। मशरूम जंगल से तोड़े जाते थे तथा मांस को स्वयं लाया जाता था, फिर उसे चावल के साथ पकाया जाता था। गंध से मेई वैक्सुआन की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोनों पर लार जम गई। पूरे दिन सूखा राशन खाने के बाद शाम को इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर वो आश्चर्यचकित रह गया। झोंगलिन, किसने सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसे हुनर हैं? तुमने दोपहर को ऐसा क्यों नहीं कहा? तब मैं सूखा राशन नहीं खा रहा होता। झोंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। मैंने देखा कि गाड़ी रुक नहीं रही थी। मुझे लगा कि हम कहीं जल्दी में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टर गु का खाना इतना खराब है कि हम उसे रोकने की जहमत नहीं उठा सकते। गु योरोग ने मेई वेक्सुआन की ओर बिना कोई बातचीत किए एक नजर डाली और खाने का कटोरा लेकर गाड़ी में बैठ गया। मेई वैक्सुआन ने उत्सुकता से अपने लिए एक कटोरा परोसा और जैसे ही भोजन उसके मुंह में गया, मशरूम की ताजगी और ठीक किए गए मांस का भरपूर स्वाद एक साथ मिल गया, जिससे उसकी स्वाद कलिकाएं संतुष्टि की भावना से भर गईं। स्वादिष्ट। झोंगलिन हंसा। यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था। पूरी पाक कला में महारत हासिल करने के बाद भी आप एक साधारण चावल के कटोरे को किसी लजीज व्यंजन जैसा स्वाद नहीं दे सकते। मेई वेईशुआन को यह ज्यादातर इसलिए स्वादिष्ट लगा क्योंकि उसने पूरे दिन सूखा राशन चबाया था। झोंगलिन ने लिटिल स्टोन और गु योरोग को 2 और कटोरे परोसे और उन सभी ने अपनी जगह ढूंढी और दिल खोलकर खाया। खाना सादा था, लेकिन जंगल में ये बहुत दुर्लभ था। यहां तक कि एल्डर यिन के पास भी एक अतिरिक्त कटोरा था। जैसे ही सूरज डूबा, धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छा गया और कैंप फायर की रोशनी टिमटिमाने लगी। मेई वेईशुआन और गु योरोग दोनों ने पालथी मारकर बैठने के लिए एक खाली जगह ढूंढ ली। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उनकी सांसें बेहद धीमी हो रही थीं, लेकिन उनके शरीर से बहते पानी जैसी एक धीमी सी आवाज आ रही थी। झोंगलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इस ध्वनि से भली भांति परिचित था। ये क्यूई रक्त के प्रवाह की ध्वनि थी, जो उसकी अपनी ध्वनि से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतीत होता है कि लापरवाह मेई वैक्सुआन, जिसमें एक धनी युवा गुरु के अहंकार का अभाव था, वास्तव में संघनित क्यूई ब्लड वाला एक मध्य तृतीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, और गु योरोग भी। सच में, आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते, खासकर धनी परिवारों के इन वंशजों को। झोंगलिन ने आश्चर्य से सोचा, दूसरे भाई, मुझे पेशाब करना है। लिटिल स्टोन ने झोंगलिन के कान में फुसफुसाया। अंधेरे में बाहर देखते हुए उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा और भयभीत था। चलो, दूसरा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। झोंगलिन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। लिटिल स्टोन का हाथ पकड़े हुए दोनों दूर झाड़ियों की ओर चले गए। जैसे ही वे चले गए, मेई वैक्सुआन और गु योरोग ने धीरे धीरे अपने ध्यान से अपनी आंखें खोली। क्या तुमने कुछ देखा? मेई वैक्सुआन ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में बुद्धि की एक चमक थी। क्यूई रक्त संघनित 6ठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट।
अराजक सैन्य घेराबंदी के दौरान ब्लैक माउंटेन काउंटी के डू परिवार को एक विपत्ति का सामना करना पड़ा। ये संभव है कि उनकी रक्त जमावट तकनीक डू परिवार से प्राप्त हुई हो। गु योरोग ने स्पष्ट रूप से बताया कि झोंग लिन ने मध्य तृतीय श्रेणी साधना तकनीक कहां से प्राप्त की थी। मेई वैक्सुआन ने हाथ बढ़ाया। इससे मुझे क्या? एक देहाती जो अपनी पारिवारिक विरासत को भी सुरक्षित नहीं रख सकता, उसे ले जाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यूं ही एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी तरह सोचता है और जो वाकई प्रतिभाशाली निकला। अस्क 16 साल का छठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट। क्या मेरे भाइयों को, जो सिर्फ वेश्यालयों में जाना और मौज मस्ती करना ही जानते हैं, शर्म नहीं आएगी अगर उन्हें पता चल जाए? गु योरोग ने मेई वैक्सुआन की ओर आंखें घुमाई, मानो कह रही हो, क्या तुम भी उन लोगों में से एक नहीं हो? सुधार, सिर्फ 3 महीनों में छठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। झोंग लिन ने ब्लैक माउंटेन काउंटी में शरणार्थी के रूप में प्रवेश किया और काउंटी सरकार में मार्शल आर्ट्स का सामना किया। सिर्फ 3 महीनों में क्यूई ब्लड संघनन प्राप्त करके छठी कक्षा तक पहुंचा। वरना क्या आपको सचमुच लगता है कि सिर्फ उसकी चित्रकारी का हुनर ही एल्डरयिन का ध्यान खींच सकता है? ऐसा लगता है कि एल्डरयिन भी उसे अपना शिष्य बनाने का इरादा रखते होंगे। गाड़ी में यिन दाओयान ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। हंसते हुए उसने डांटा, तुम एक चतुर छोटी लड़की हो। एल्डरयिन, आप उसकी असलियत समझ गए हैं, है ना? सिस्टर गु तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, बुद्धि से भरपूर। मेई वैक्सुआन ने भी बीच में आवाज लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एल्डरयिन, क्या आपको सचमुच झोंग लिन पसंद आ गया है? झोंग लिन उत्कृष्ट तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट लोग हैं। आपने खास तौर पर उसे ही क्यों चुना? गु योरोग हैरान था। 100 जड़ी बूटियों वाले हॉल के हॉल मास्टर और तलवार डिंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग होने के नाते अनगिनत प्रतिभाशाली लोग बुजुर्ग यिन से सीखना चाहते थे। एक साधारण ग्रामीण लड़के झोंग लिन को क्यों तरजीह दी गई? मेरा वंश भयंकर प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिभा और भाग्य के बारे में है। जहां तक उसे वास्तव में शिष्य के रूप में लेने का सवाल है, इसके लिए अभी भी अवलोकन और विवेक की आवश्यकता है, यिन दाओयान ने इत्मीनान से कहा। समझा। इस बीच झोंग लिन पहले ही दूर से लिटिल स्टोन के साथ वापस आ चुका था। उसे गाड़ी में बिठाया और फिर लेटने और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। सर्दी आ गई थी और आधी रात को पाला पड़ जाता था। लिटिल स्टोन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रात बिना कुछ बोले बीत गई। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, सभी लोग पहले से ही नहा धोकर तैयार थे और चावल के दलिया का एक साधारण भोजन करने के बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। भाई मेई, आप इन जानवरों को कैसे खिलाते हैं? झोंग लिन ने पूछताछ करते हुए 3 लंबे घोड़ों की ओर इशारा किया। गाड़ी में चारा नहीं था और घोड़ों को चरने देने से वे संभवतः इतने स्वस्थ नहीं रह सकते थे। उनके लिए पहले से ही तैयार है। यहाँ मेई वैक्सुआन ने गाड़ी के पीछे रखे बक्से से एक कपड़े का थैला निकाला और उसमें से पिंग पोंग गेंद के आकार के 3 मीटबॉल निकाले। यह क्या है? सैन्य खाद्य गोलियां, पशुओं को खिलाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अमृत गोली। एक गोली एक पशु की एक दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाई। क्या यह उसके पिछले जीवन के उपन्यासों में पाए जाने वाली उपवास की गोली के समान नहीं थी, जो विशेष रूप से जानवरों के लिए बनाई गई थी? क्या यह 100 हर्ब्स हॉल की एक और उत्कृष्ट कृति हो सकती है? बातचीत के दौरान मेई वैक्सुआन 3 घोड़ों को खाना खिलाने के लिए गई, जो भोजन की प्रतीक्षा में उत्सुकता से जमीन खोद रहे थे। भाई में, क्या ये भी कोई अमृत है? यह कोई अमृत नहीं है, बल्कि एक तरह का भोजन है। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता, ये पशुओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसका मानव समकक्ष उपवास की गोली है, जिसकी एक गोली 3 दिनों तक भूख मिटा सकती है। हालांकि मार्शल आर्ट के लिए इसका कोई खास फायदा नहीं है। आमतौर पर इसे सिर्फ बंद कमरे में प्रशिक्षण के दौरान ही लिया जाता है, मेई वैक्सुआन ने बताया। क्या वास्तव में उपवास की गोली होती है? रक्त गोली? भाई मेई, क्या आप जानते हैं कि साधना में प्रत्येक श्रेणी के लिए कौन से अमृत उपयुक्त है? मेई वैक्सुआन ने झोंग लिन को आधी मुस्कान के साथ देखा और कहा, आप वास्तव में छठी कक्षा क्यूई रक्त क्षेत्र से संबंधित अमृत के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना? झोंग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई, वह बस समझाने ही वाला था। मेई वैक्सुआन ने आगे कहा, मध्य तृतीय श्रेणी का क्षेत्र क्यूई और रक्त के शोधन से संबंधित है। यान क्यूई को नियंत्रित करता है, इसलिए पूर्ण क्यूई एक सशक्त आत्मा की ओर ले जाता है। यिन रक्त को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रचुर रक्त शरीर को मजबूत बनाता है।
इस क्षेत्र में जब तक आप विशेष गुप्त तकनीकों का अभ्यास नहीं करते, इसे छिपाना कठिन है। भाई, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम किसी कुलीन परिवार के वंशज हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ होगे। अपनी ताकत से छठी कक्षा का क्षेत्र प्राप्त करना एक ऐसी चीज है जिसे कई कुलीन परिवार के वंशज हासिल नहीं कर सकते। प्रभावशाली भाई। भाई मेई, मैं, जोगलिन ने जल्दी से कहा। मेई वेक्सुआन ने जोगलिन के कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास प्रतिभा है तो उसे खुलकर दिखाओ। क्या ये सिर्फ रेड सनस्टांस नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है। जोगलिन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे लगा था कि उसने अच्छी तरह छुपा लिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खुलकर सामने आ जाएगा। जोगलिन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मध्य तृतीय श्रेणी में पहुंचने के बाद परिवर्तन इतने स्पष्ट होंगे तथा एक ही नज़र में देखे जा सकेंगे। यदि वे उसके दायरे को देख सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि डू परिवार की डकैती में उसकी संलिप्तता अपरिहार्य थी। अन्यथा एक सामान्य नागरिक को रक्त जमावट तकनीक तक कैसे पहुंच मिल सकती है? अभी भी आवश्यक सामान्य ज्ञान का अभाव है। अकेले लड़ने का ये नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित शिक्षा और अनुभव का अभाव होता है। जोगलिन की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर मेई वेक्सुआन को कुछ मनोरंजक लगा और वह दिल खोलकर हंस पड़ी। इस हंसी ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और लिटिल स्टोन भी उत्सुकता से दौड़कर आया और पूछा, भाई मेई, आप किस बात पर हंस रहे हैं? मुझे बताओ। लिटिल स्टोन की बात सुनकर मेई वेक्सुआन और भी अधिक खुशी से हंसी। फफ्ट, हा 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 हा। हंसी काफी देर तक जारी रही, जो तभी रुकी जब जोगलिन ने भावशून्य होकर उसे देखा। ठीक है, अब और मत हंसो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी पर मेई वेक्सुआन ने अंततः हंसना बंद कर दिया। मार्शल आर्ट साधना संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। केवल स्वयं पर निर्भर रहने से प्रगति अत्यंत धीमी होती है। फिर भी मार्शल आर्ट साधना समय के विरुद्ध दौड़ लगाती है। उदाहरण के लिए, छठी श्रेणी के क्यूई रक्त क्षेत्र को ही लें। यदि आपने 30 वर्ष की आयु तक अपनी क्यूई और रक्त को परिष्कृत नहीं किया है, तो आपके शेष जीवन के लिए वस्तुतः कोई आशा नहीं है। 30 वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसके बाद क्यूई और रक्त में गिरावट आती है, जिससे प्रगति रुक जाती है, मेई वेक्सुआन ने कहा। जोगलिन ने सिर हिलाया। डू परिवार के पुराने मुखिया डुलुन एक अनुभवी क्यूई रक्त क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपने अंगों को मजबूत करने के लिए क्यूई और रक्त का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। फिर भी युद्ध में शूरुओं के बराबरी पर लड़े। ऐसा लग रहा था कि यह उनकी उम्र और क्यूई व रक्त में आई गिरावट की वजह से था। अब आपने अपनी क्यूई और रक्त को परिष्कृत कर लिया है और अगला अमृत जो आपको लेना चाहिए वह है क्यूई रक्त गोली, जो आपकी क्यूई और रक्त को मजबूत करेगी। लीजिए, आपके लिए एक बोतल। जैसे ही उसने बात की, मेई वेक्सुआन ने अपने वस्त्र से एक जैड बोतल निकाली और उसे सौंप दिया। जोगलिन ने मना नहीं किया। इस वक्त उसे सचमुच इसकी जरूरत थी और बाद में उसे चुकाने का कोई मौका मिल सकता था। इस क्यूई रक्त गोली की कीमत कितनी है? महंगा नहीं है। मेरे पास एक आंतरिक मूल्य है, प्रत्येक के लिए 10 टैल चांदी। क्यूई रक्त गोली की जांच करते समय जोगलिन का शरीर अकड़ गया और उसने मेई वेक्सुआन की ओर देखा। कितना? 10 टैल चांदी? अगर यह बाहरी कीमत है तो शायद 15 टैल या इसके आसपास। तो फिर रक्त पुनःपूर्ति गोली और हड्डी मजबूत करने वाली गोली के बारे में क्या ख्याल है? मैं भूल गया। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 टैल चांदी, शायद इससे भी कम। ये तो बस निम्न श्रेणी के अमृत है, क्यों? जोगलिन ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ भी संकेत न देने के लिए अपना हाथ हिलाया, लेकिन इस समय उसका दिल खून से लथपथ था। वह चाहता था कि वह काले बाजार में अमृत बेचने वाले नकाबपोश आदमी को बाहर खींच ले और उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर लाश को कोड़े मारे और अंत में हड्डियों को पीसकर चूर्ण बना दे। अरे चोर! कुछ चांदी के टैल की वस्तुएं उसे 30 टैल में बेची गईं। लगभग 10 गुना लाभ। यह व्यक्ति कितना काला दिल हो सकता है? इतने समय बाद उसने उस नकाबपोश आदमी को लगभग 1000 टैल चांदी का दान दिया था। चूंकि उसकी असलियत पता चल चुकी थी, जोगलिन अब छिपता नहीं था। हर शाम आराम के दौरान वो बेफिक्री से लाल सूर्य मुद्रा का अभ्यास करता। क्यूई रक्त गोलियों की मदद से जोगलिन के क्यूई और रक्त का संचय पहले की तुलना में दर्जनों गुना तेजी से बढ़ा और इतना बढ़ गया कि आधे महीने से भी कम समय में उसकी हथेलियों को सशक्त बना दिया। प्रणाली। होस्ट जोगलिन कौशल कलाएं। आयरन माउंटेन स्किल पूर्ण स्तर, ब्लैक टाइगर फिस्ट पूर्ण स्तर, रेड सन स्टांस पूर्ण स्तर। तकनीकें।
आयरन सैंड पाम पूर्ण स्तर, रोलिंग स्टोन फिस्ट पूर्ण स्तर, धनुष तकनीक पूर्ण स्तर, फ्लाइंग लोकस्ट स्टोन पूर्ण स्तर, विलो कैटकिंस पूर्ण स्तर, विंड ब्रेकिंग सेबर तकनीक पूर्ण स्तर, इंस्टेंट किल स्किल पूर्ण स्तर, कंसीलिंग ब्रीथ स्किल पूर्ण स्तर, सीकिंग ब्रीथ स्किल पूर्ण स्तर, 8 चरण चेजिंग सिकाडा पूर्ण स्तर, फुरो गोल्ड नीडल पूर्ण स्तर, रेड सन पाम पूर्ण स्तर, विविध त्रिआयामी चित्रकारी पूर्ण स्तर, सुलेख पूर्ण स्तर, पाककला कौशल पूर्ण स्तर, चिकित्सा कौशल पूर्ण स्तर, औषधि प्रौद्योगिकी पूर्ण स्तर, भेस कौशल पूर्ण स्तर, मौखिक कौशल पूर्ण स्तर, ताला खोलना पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता रेड सन पाम को सिस्टम पैनल में लॉग इन किया गया है। ये हस्त कौशल एक क्यूई और रक्त मार्शल आर्ट है जो रेड सन स्टांस का पूरक है। क्यूई और रक्त मार्शल आर्ट उन मार्शल आर्ट को संदर्भित करता है जो क्यूई रक्त शक्ति का उपयोग करते हैं। जब झोंग लिन ने पहली बार इसमें महारत हासिल की तो उसने तुरंत इसका प्रयास किया। एक ही प्रहार से क्यूई और रक्त उसकी हथेली में चिलचिलाती धूप की तरह एकत्रित हो गए। जिस लकड़ी के तने पर उसने प्रहार किया था वो काला पड़ गया था, मानो बिजली गिर गई हो। पहले की तुलना में जब वो केवल क्रूर बल का प्रयोग करता था, रेड सन पाम एक जादू की तरह लग रहा था, जिससे उसकी विनाशकारी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। समय बीतता गया और हर कोई वुलिंग काउंटी के करीब पहुंच रहा था। हेवनली ईगल कैसल काउंटी शहर में स्थित नहीं है, बल्कि 10 मील पश्चिम में एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है। पूरा महल पहाड़ पर बनाया गया था। दूर से झोंग लिन ने एक जागीर देखी जहां कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार पास में गश्त कर रहे थे, और यहां तक कि जागीर में एक ऊंचा प्रेरी दुर्ग भी बना हुआ था जहां से लोग लगातार निगरानी कर रहे थे। झोंग लिन, आप वॉच टावर में जो देखते हैं वो केवल सतह पर दिखाया गया है, असली आंखें तो आसमान में है। झोंग लिन ने मेई वैक्सुआन की उंगली का अनुसरण करते हुए आकाश की ओर देखा और विशाल नीले आकाश में कई काले बिंदु स्पष्ट रूप से चक्कर लगाते हुए देखे। हेवनली ईगल कैसल ईगल पालन और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट है। इनका उपयोग संदेश भेजने और दृश्य निगरानी के लिए किया जाता है। आकाश में इन ईगल्स के साथ 100 मील के दायरे में सब कुछ उनकी निगरानी में रहता है। दरबार, कुलीन परिवार और संप्रदाय नियमित रूप से हेवनली ईगल कैसल से इन प्रशिक्षित ईगल्स को खरीदते हैं, मेई वेक्सुआन ने कहा। रुको, ये हेवनली ईगल कैसल है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। गाड़ी के नजदीक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे रोक लिया। गार्ड अत्यंत सतर्क थे और गाड़ी के चारों ओर निगरानी कर रहे थे। मेई वैक्सुआन घमंडी भाव के साथ गाड़ी से नीचे कूद गया। 100 हर्ब्स हॉल से सम्मानित अतिथि को ले जा रहा हूं, तुम जल्दी से अंदर जाकर रिपोर्ट मत करो। मास्टर येन, हॉल मास्टर येन। गार्ड भी आश्चर्यचकित रह गया। आधे महीने पहले उन्हें सूचित किया गया था कि एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है और उसे बिना किसी लापरवाही के सावधानीपूर्वक स्वागत किया जाना चाहिए। सम्मानित अतिथिगण, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इसकी सूचना तुरंत दूंगा। गार्ड ने आसपास के अन्य गार्डों को निर्देश दिया, फिर तेजी से महल की ओर भागा। कुछ ही देर बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अलंकृत वस्त्र पहने घोड़े पर सवार होकर आया। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा भयावह था, गाल मांसहीन थे और उसकी टेढ़ी नाक ने उसमें कुछ और दुष्टता भर दी थी। ज़ुएफेंग मास्टर यिन को अपना सम्मान अर्पित करता है। शेन ज़ुएफेंग घोड़े से उतरे और यिन दाओयान को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। मास्टर यिन, आप अंततः आ गए हैं। स्वर्गीय ईगल कैसल बच गया है। यिन दाओयान ने भी गाड़ी का पर्दा उठाया। झुके हुए शेन ज़ुएफेंग को देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यहां तक कि वो बूढ़ा शेन होंग्यू भी मेरा स्वागत करने नहीं आया। ऐसा लगता है कि आपके शेन परिवार के साथ सचमुच कुछ गंभीर हुआ है। आगे बढ़िए। शेन ज़ुएफेंग ने सिर हिलाया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए गाड़ी तेजी से स्वर्गीय ईगल कैसल में प्रवेश कर गई। यात्रा करते हुए झोंग लिन को अंततः एहसास हुआ कि एक मार्शल परिवार का वास्तविक अर्थ क्या है। जमीन संगमरमर से पक्की थी, चारों तरफ फूलों की क्यारियां बनी थी। हालांकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, फिर भी फूलों की क्यारियां खुशबू से भरी हुई थी। यह कोई नहीं जानता था कि यह खुशबू कैसे आती है। केंद्र में एक विशाल झील खोदी गई थी जिसमें पहाड़ों से पानी बह रहा था और मछलियां आनंदपूर्वक तैर रही थीं। जहां तक मंडपों और मीनारों की बात है, वे अत्यंत सुंदर थे तथा उनके छज्जे उत्कृष्ट नक्काशीदार थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक शक्तिशाली बल है, वास्तव में शानदार। इसकी तुलना में डू परिवार बस देहाती है। झोंग लिन ने आंतरिक रूप से आश्चर्य व्यक्त किया। झोंग लिन ने केवल इन पर नजर डाली,
लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित उसे स्वर्गीय ईगल कैसल में मार्शल कलाकार देखकर हुआ। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। मार्शल कलाकारों के समूह गश्त लगा रहे थे, जबकि आगे चल रहे नेता के कंधे पर एक बाज बैठा हुआ था। कुछ ठीक नहीं है, मेई वेक्सुआन ने फुसफुसाते हुए कहा। शेन परिवार वुलिंग काउंटी का प्रमुख शक्तिशाली कबीला है, जो स्थानीय सम्राट जैसा है। मैंने आसपास किसी भी दुर्जय मार्शल कलाकार के बारे में नहीं सुना है। हेवनली ईगल कैसल की इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है? भाई मेई, पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। अगर सचमुच कोई अप्रत्याशित स्थिति हो तो कृपया मेरे भाई का ध्यान रखना, झोंगलिन ने विनती की। चिंता मत करो, भले ही स्वर्गीय ईगल कैसल में कोई समस्या हो, कोई भी मास्टर यिन को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वे जीने से थक न जाएं, मेई वैक्सुआन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। समूह गाड़ी से उतर गया। झोंगलिन छोटे लड़के शियाओ शितोह को लेकर दूसरों के पीछे चल रहा था। यिन दाओयान के दल में एक बच्चा क्यों था, इस बारे में उत्सुक होने के बावजूद शेन जुएफेग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शेन जुएफेग के नेतृत्व में सभी लोग स्वर्गीय ईगल कैसल के किले मास्टर हवेली में दाखिल हुए, जहां एक प्रभावशाली उपस्थिति वाला बुजुर्ग व्यक्ति तेज कदमों से उनके पास आया। इस बुजुर्ग की नाक भी टेढ़ी थी, उसकी तीखी आंखें सुइयों की तरह चुभती थीं, एक दबंग आभा बिखेरती थी, जो बाहर आंगन में लगी विशालकाय बाज की मूर्ति जैसी दिखती थी। भाई यिन, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति स्वर्गीय ईगल कैसल का मास्टर शेन होंग्यू था, जो एक शक्तिशाली तृतीय श्रेणी इन अ ब्रेथ रियल मास्टर था, जिसके ईगल क्लॉ ने अनगिनत दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। भाई शेन, ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? मेरे साथ आओ और तुम देखोगे। बोलने के बाद वह यिन दाओयान को आंतरिक हॉल की ओर ले गया और जल्द ही एक कमरे में पहुंचा, जिसके अंदर कुछ लोग थे, संभवतः शेन परिवार से। कमरे में धूप जल रही थी, उसकी सुगंध ताजगी भरी किंतु अवर्णनीय थी। रास्ता साफ, शेन होंग्यू ने एकत्रित व्यक्तियों पर चिल्लाया। यह ज़ुएक्सिन है, मेरा दूसरा बेटा। लगभग 1 महीने पहले वो बिना किसी कारण के बीमार पड़ गया। शुरुआत में उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन जल्द ही वो बेहोश हो गया और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं उठा। केवल वही नहीं, किले के भीतर 13 अन्य लोग भी इसी अजीब बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनमें एक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। शेन होंग्यू ने जल्दी और सावधानीपूर्वक शेन ज़ुएक्सिन की स्थिति के बारे में बताया। यिन दाओयान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, उसकी नब्ज देखने के लिए आगे बढ़ा, फिर शेन ज़ुएक्सिन की आंखों और होठों की जांच की। क्या आपने किसी अन्य चिकित्सक से परामर्श लिया है? यिन दाओयान ने पूछा। हाँ, मैंने देखा है। वुलिंग काउंटी के सभी प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी कोई निदान नहीं कर सका। हताश होकर मैं आपको ढूंढने आया, भाई यिन। इसके अलावा यह अजीब बीमारी बेवजह फैलती जा रही है। आधा महीना पहले मेरे बेटे के अलावा कोई और बीमार नहीं था, लेकिन बाद में 13 अन्य लोगों में भी यही लक्षण दिखाई दिए। अब पूरा स्वर्गीय ईगल महल चिंतित है। भाई यिन, मैं आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूं। शेन होंग्यू के स्वर से उनकी चिंता प्रकट हुई, क्योंकि उनका बेटा पूरे 1 महीने से नहीं जागा था और स्वर्गीय ईगल कैसल में बीमारी के प्रकोप ने किले के स्वामी के रूप में उन पर भारी दबाव डाल दिया था। जल्दी मत करो, बाकी मरीज कहाँ हैं? भाई, कृपया मेरे पीछे आओ। शेन होंग्यू समूह को दूसरे कमरे में ले गया। उस कक्ष की तुलना में जहां उनके दूसरे बेटे शेन ज़ुएक्सिन को रखा गया था, ये कक्ष एक जेल की कोठरी जैसा था, जहां कड़ी सुरक्षा थी और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यिन दाओयान बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आया और प्रत्येक मरीज की सावधानीपूर्वक जांच की, किसी भी विवरण को छोड़े बिना। भाई, क्या आप बीमारी का कारण पता लगा सकते हैं? शेन ज़ुएक्सिन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कुछ समझ तो है, लेकिन ये बीमारी काफी जटिल लगती है। शेन होंग्यू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जटिलता अप्रासंगिक थी। जब तक कारण का पता चल जाता, तब तक समाधान निकाला जा सकता था। स्वर्गीय चील महल के प्रभाव से बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो सकती थी। बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं। यिन दाओयान ने अपना सिर हिलाते हुए साथ आए व्यक्तियों की ओर देखा। शेन होंग्यू इस मान पर थोड़ा रुका, फिर उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखों में शत्रुता का भाव उभर आया। सब लोग चले जाओ। उनके आदेश पर शेन परिवार के सभी सदस्य चले गए। झोंगलिन ने चारों ओर देखा, वह भी जियो शितोह के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। एक चित्रकार के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका में ये स्पष्ट था कि ऐसे मामले गोपनीय थे और इसमें शामिल न होना ही बेहतर था।
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जियाओ शितो, बाहर जाओ और टहल लो, ज्यादा दूर मत भटको। मेई वैक्सुआन ने झोंगलिन के कंधे को दबाते हुए और फिर जियो शिटो को निर्देश देते हुए कहा। ठीक है। दमनकारी माहौल से असंतुष्ट जियाओ शितो छोटे कदमों से कमरे से बाहर चला गया। झोंगलिन ने उलझन में कहा, क्या मेरा रुकना उचित है? ये दूसरों के लिए अनुचित है, तुम्हारे लिए नहीं। जियाओ शितो के बारे में चिंता मत करो, कोई उसका ध्यान रखेगा, मेई वैक्सुआन ने उसे आश्वस्त किया। झोंगलिन आगे बोलने में हिचकिचाया, लेकिन शेन होंग्यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से पूछा, भाई यिन, मैंने सभी को विदा कर दिया है, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, वास्तव में ये बीमारी क्या है? यिन दाओयान ने शेन होंग्यू की ओर देखा, फिर बोला, लगता है तुमने सही अनुमान लगाया है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जहर है। कोई तुम्हारे स्वर्गीय ईगल कैसल में जहर मिला रहा है। शेन होंग्यू ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, वो अत्यंत शांत रहा, यद्यपि एक भयंकर हत्या का इरादा उसे घेरे हुए था। वाह, मैंने दशकों से कोई कार्रवाई नहीं की है, और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक दंतहीन बाघ हूं। शेन होंग्यू को यिन दाओयान की क्षमताओं पर संदेह नहीं था। अगर उसने कहा कि यह जहर है, तो यह जहर ही होगा। भाई यिन, क्या इस जहर का इलाज संभव है? यिन दाओयान ने अपना सिर हिलाया। यह एक मिश्रित जहर है, बहुत पेचीदा। हमें इसका मारक तैयार करने के लिए इसे पूरी तरह समझना होगा। इसमें समय लगेगा। हालांकि यह जहर तुरंत घातक नहीं होता, लेकिन एक बार असर करने के बाद यह आंतरिक अंगों को तबाह कर देता है, और अगर बहुत ज्यादा समय बीत जाए तो कोई अमर प्राणी भी उन्हें नहीं बचा सकता। शेन होंग्यू ने गहराई से झुककर विनती की, भाई, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बड़े भाई, मेरे बेटे को बचा लो। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। मुझे एक शांत कमरा दीजिए, और कोई भी मुझे परेशान न करे, यिन दाओयान ने निर्देश दिया। मैं तुरंत किसी से इसकी व्यवस्था करवाऊंगा। शेन होंग्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया और जल्दी से नौकरों को कमरा साफ करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में समूह को एक विशाल प्रांगण में ले जाया गया। बड़े भाई, इस आंगन में कई कमरे हैं, बेझिझक रुकिए, बाद में नौकर खाना लाएंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो नौकरों को बता दीजिएगा। आपके साथ न आ पाने के लिए मुझे माफ कीजिए, शेन होंग्यू ने गंभीरता से कहा। यिन दाओयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि शेन होंग्यू क्या करने जा रहा था और उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि सब ठीक है। जब तक शेन परिवार के सभी सदस्य चले नहीं गए, तब तक गुई ओरोग बोल नहीं पड़ा। मास्टर यिन, क्या ये सच है कि शेन परिवार के दूसरे युवा मास्टर को जहर दिया गया है? कौन इतना साहसी होगा कि स्वर्गीय ईगल कैसल के खिलाफ कार्रवाई करे? यिन दाओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। वास्तव में उसे जहर दिया गया है। इसके अलावा ये जटिल जहर, जब कुछ जहर कम कर दिए जाते हैं तो तुरंत घातक हो सकता है। जहर वाला व्यक्ति 1 घंटे भी जीवित नहीं रह सकता। हालांकि जहर देने वाले ने जानबूझकर कुछ और जहर मिला दिए, जिससे विषाक्त पदार्थ बेअसर हो गए और ये शक्तिशाली जहर धीमे जहर में बदल गए। ये जानबूझकर किया गया था। मेई वैक्सुआन भी टीम में शामिल हो गए। शायद जहर देने वाला नहीं चाहता था कि शेन जुएक्सिन इतनी जल्दी मर जाए और उसका कोई और मकसद हो। झोंगलिन, तुम क्या सोचते हो? ओह, झोंगलिन, जो अपने छोटे बच्चे के लिए नाश्ता ढूंढ रहा था, असमंजस में ऊपर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इस बारे में क्यों पूछा जा रहा है। झोंगलिन खुद को एक चित्रकार मानता था। एक चित्रकार होने के नाते उसे बस चुपचाप चित्रकारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने खाली समय में वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। इन बड़े परिवारों का कामकाज खतरनाक लग रहा था। अपने छोटे शरीर और साथ में बच्चे को लेकर वो उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। भाई मेई, मैं तो बस एक चित्रकार हूँ, झोंगलिन ने असहाय होकर कहा। मैं तो बस एक चित्रकार हूँ, मुझे इसमें मत घसीटिए। मेई वैक्सुआन झोंगलिन के शब्दों से खुश हो गई और हंसते हुए बोली, कौन सा चित्रकार केवल 3 महीनों में 6ठी कक्षा के क्यूई ब्लड क्षेत्र तक प्रशिक्षण ले सकता है? तो फिर मैं तो बस एक चित्रकार हूँ जो थोड़ा संघर्ष कर सकता है। कोई बात नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। यिन दाओयान ने झोंगलिन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। मास्टर यिन के पूछने पर झोंगलिन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, स्वर्गीय चील महल के दूसरे युवा स्वामी को जहर दिया गया है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि किसी और मकसद से दिया गया है। यही तो मैंने अभी कहा था, मेई वैक्सुआन ने बीच में कहा।
झोंग लिन ने मेई वेक्सुआन की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और आगे कहा, ऐसे उद्देश्य अक्सर आंतरिक, बाहरी या दोनों तरह के हितों में उलझे होते हैं। हेवनली ईगल कैसल ईगल पालन और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट है और दरबार, कुलीन परिवारों और संप्रदायों के साथ उसके घनिष्ठ हित जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी प्रतिक्रिया भड़का सकती है। जब तक कि वह ग्रेट चेन से आगे की ताकत न हो, कोई भी हेवनली ईगल कैसल को हल्के में भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा क्यों? गु योरोव ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा के भाव के साथ सीधे झोंग लिन को देखा। अगर यह कोई छोटा मामला है तो हेवनली ईगल कैसल इसे स्वयं संभाल सकता है। जहां तक बड़े मुद्दों का सवाल है, जब तक कि दरबार, कुलीन परिवार और संप्रदाय ईगल पालन और प्रशिक्षण के रहस्यों को हासिल नहीं कर लेते, वे इसे निपटाने में मदद करेंगे। तो क्या यह उथल पुथल हेवनली ईगल कैसल के भीतर से शुरू हुई? गु योरोव की आंखें चमक उठी और उसने अचानक सवाल पूछ लिया। झोंग लिन चुप हो गया, ये जानते हुए कि कुछ चीजों पर केवल संकेत देने की जरूरत होती है। यिन दाओयान ने फिर मुस्कुराते हुए झोंग लिन की ओर देखा और पूछा, झोंग लिन, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? झोंग लिन अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। स्वतंत्र होकर बोलो, मैं तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूँ। झोंग लिन ने झुककर कहा, तो फिर मैं ये कहने का साहस करूंगा, मास्टर यिन, आप सिर्फ एक डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर का कर्तव्य लोगों का इलाज करना और उन्हें बचाना है। अन्य मामले आपकी चिंता का विषय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि शेन होंग्यू मेरा दोस्त है? तो फिर आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है। हाँ, झोंग लिन, आप काफी अच्छे हैं। यिन दाओयान जोर से हंस पड़ा, उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मास्टर यिन, तुम जा सकते हो। हाँ, समूह अधिक देर तक वहां नहीं रुका और शीघ्र ही आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गया। पिछला आधा महीना उन्होंने सड़क पर बिताया था और उनका उत्साह काफी कम हो चुका था। किले मास्टर हवेली, शेन होंग्यू चुपचाप बिस्तर के पास बैठा, बेहोश शेन जुएक्सिन को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी, मानो वो कुछ तौल रहा हो। जुएक्सिन, मैंने तुम्हें शिन नाम इस उम्मीद से दिया था कि तुम एक वफादार और ईमानदार इंसान बनोगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे तुम्हें कोई नुकसान होगा। तुम बहुत दयालु हो, हमेशा हर चीज और हर किसी में अच्छाई देखते हो, और स्वर्गीय ईगल कैसल में क्यूई की अनुभूति और आंतरिक सांस विकसित करने के लिए सबसे होनहार हो। इसलिए उन नीच शत्रुओं ने आपको खत्म करने के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि जहर का भी सहारा लिया। निश्चिंत रहो, पिताजी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और तुम्हारे लिए न्याय मांगेंगे। चाहे कोई भी हो, उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। तुम्हारे अंकल यिन आ गए हैं। उनके यहाँ आने से तुम्हारा जहर जरूर ठीक हो जाएगा। अच्छी नींद लो। जब तक तुम जागोगे, सब कुछ खत्म हो चुका होगा और एक साफ स्वर्गीय चील का महल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शेन होंग्यू ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी तीखी निगाहें और फड़फड़ाते कपड़े एक राजा चील की तरह दुनिया को देख रहे थे। सब कुछ उसके पैरों के नीचे था। रात गहरा गई और पूरा हेवनली ईगल कैसल शांत हो गया। एक घने अंधेरे कमरे में शेन जुएफेंग चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें कुछ तेज चल रही थीं। हवा के एक झोंके के साथ खाली कमरे में एक नकाबपोश छाया दिखाई दी और शेन जुएफेग ने उस समय अचानक अपनी आंखें खोली। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा। शेन जुएफेग का चेहरा लाल हो गया था और उसने गहरी आवाज में कहा, यिन दाओयान आ गया है। अमृत डॉक्टर यिन दाओयान। नकाबपोश व्यक्ति इस समाचार से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय ईगल कैसल के किले के मास्टर 100 जड़ी बूटी हॉल से यिन दाओयान जैसे किसी व्यक्ति को जानते होंगे और उसे यहाँ आमंत्रित करेंगे। हाँ, वही है। मुझे नहीं पता था कि बूढ़े ने उसे बुलाया है। यिन दाओयान के हुनर से उसे जरूर पता चल गया होगा कि मेरे दूसरे भाई को जहर दिया गया था। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी, वरना जान जोखिम में पड़ जाएगी, शेन जुएफेग ने तीखे स्वर में कहा। नहीं, द्वितीय श्रेणी के मेरिडियन पैसेज क्षेत्र विशेषज्ञ यिन दाओयान के यहाँ होने से अब कार्य करना जोखिम भरा होगा। नकाबपोश व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। शेन जुएफेग ने गुस्से से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किले के मालिक का पद अपने दूसरे भाई को दे देना चाहिए? मैं वैध पहला बेटा हूँ। स्वर्गीय ईगल कैसल मेरा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बूढ़ा आदमी दूसरे बेटे का पक्षधर है, वो क्यों सौंपे जो मेरा हक है? निश्चिंत रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। हमारी मदद से हेवनली ईगल कैसल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मैं इसकी सूचना ऊपर तक पहुंचा दूंगा।
तुम शेन होंग्यू पर कड़ी नजर रखना, उसकी किसी भी हरकत की सूचना तुरंत देनी होगी। ये कहने के बाद वो नकाबपोश व्यक्ति छाया की तरह गायब हो गया, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। शेन ज़ुएफेंग ने ठंडे मन से उस दिशा को देखा जहां परछाई गायब हो गई थी। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। स्वर्गीय ईगल कैसल मेरा होना चाहिए। बूढ़े आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं तुम पर, मुझे मूर्ख समझकर। मैं देखूंगा कि वास्तव में मूर्ख कौन है।